देखिए, अभी आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ लिया अब तक, तो नंबर 1 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, उसके बाद डिसफंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, उसके बाद क्या किया, एटीट्यूड के साथ रिलेशनशिप देखी वैल्यूज की, जिसमें मैंने कहा था कि एक पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ी देर में आने वाला है। वैल्यू एटीट्यूड रिलेशनशिप मतलब डिफरेंस एटसेट्रा। उसके बाद हमने लिया थॉट्स का कंसेप्ट, देन वी डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स, देन वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड एटीट्यूड्स। थॉट्स एटीट्यूड से रिलेशन समझते हुए हमने बीच में एक कंसेप्ट समझा कि एटीट्यूड चेंज के या परसुएशन के प्रोसेस में क्या क्या बाधाएं आती हैं, तो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं वो हमने समझा। उसके बाद लास्ट में एक कंसेप्ट आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये सारा आज ही हुआ है और आप सबके सामने ही हुआ है ना। इनमें से बीच में कुछ आपको लग रहा होगा हाँ ये तो हुआ था, ये तो हुआ था, पर ये सारा हुआ है, आज ही हुआ है आपके सामने। नाउ अगर वो आपसे पूछते हैं, जो कि हो चुका है, मान लीजिए वो आपसे पूछे कि एटीट्यूड और ओपिनियन के बीच क्या लिंक है, एटीट्यूड और ओपिनियन के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या लिंक है, मान लीजिए पूछते हैं। अब हालांकि आप लोग थोड़ा ओवरडोज से परेशान हो गए होंगे, रोज 7 घंटे पढ़ रहे हैं, मजाक तो है नहीं, पर तब भी 2 दिन है रिवीजन के लिए आपके पास, है ना। ये बताएं कि वी हैड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड एटीट्यूड्स, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन और इट्स जस्ट द चेंज ऑफ नेम इन द क्वेश्चन? क्या बात है, सभी सांसद लोग सोच रहे हैं गहराई से, थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर एक और सवाल आ जाए आपके सामने कि एटीट्यूड और बिलीफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? आपने जो किया था वो क्या था, एटीट्यूड और थॉट के बीच में रिलेशनशिप, ये कर चुके हैं, ठीक। एंड यू नो वेरी वेल दैट थॉट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, आउट ऑफ व्हिच वन इज इवैल्यूएटिव थॉट्स। In evaluative thoughts, we have 2 levels, 2 degrees. The thought at the lesser level of degree is opinion, and the thought which is at a higher level of degree is belief. तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे पूछते हैं कि बिलीफ और एटीट्यूड का रिलेशन क्या है, या ओपिनियन और एटीट्यूड का रिलेशन क्या है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड एटीट्यूड्स, और दिस इज द सेम क्वेश्चन और सेम आंसर? आपने क्या खाया बिलंच भाई, ऐसा क्या खाया आपने, भांग के पकौड़े खाए हैं? इतना सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग क्यों डिफरेंट होगा, सेम ही तो, क्यों डिफरेंट है? एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जो पढ़ा थॉट्स और एटीट्यूड्स के बीच का रिलेशन, द सेम ऑल द पॉइंट्स। अंतर सिर्फ इतना कि ओपिनियन में लिखा हुआ था कि वीक होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बिलीफ में ये नहीं लिखेंगे कि वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ा सा फर्म होता है। एक्सेप्ट दैट वन डिफरेंस बिटवीन थॉट, बिटवीन ओपिनियन एंड बिलीफ, ऑल अदर पॉइंट्स सारे के सारे जो आपने यहाँ पढ़े वो इसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे। तो एक सिंपल सा आपने नोट्स में लिख लीजिए, अगर बिलीफ या ओपिनियन से रिलेशनशिप पूछें एटीट्यूड की, all the points which you have mentioned in the thought attitude link are to be mentioned, nothing else is to be done in that question. मैंने भी एक क्वेश्चन का जिक्र किया था, एक बच्चे ने पूछा कि मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहां डोगमा का अर्थ कुछ और होता है, एंड यू हैव मेंशन डोगमा एक इरेशनल इलॉजिकल बिलीफ है। देखिए डोगमा का सिंपल मतलब तो वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चेक करने के लिए मैंने भी सर्च किया गूगल पे, डोगमा लिख के एंटर किया कि पहले क्या आता है, तो उसमें सारा वही आया जो मैंने डिस्कस किया है। तो डोगमा इज ए बैड बिलीफ, जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग चुपचाप हमारी बात को मान लें और हम उसी पे अड़े रहें। बट यस, आई हैव आल्सो रेड इन साइंसेस समटाइम्स दे यूज द वर्ड सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये खुद जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि उसका मतलब है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो वन साइडेड होता है। सो मे बी द वर्ड डोगमा हैज कम फ्रॉम देयर, जहां सारा फ्लो वन साइडेड है थॉट्स का, हो सकता है वहां से उसका लिंक हो। सो डोगमा इन एकेडमिक्स इज डिफरेंट, मे बी इन बायोलॉजी इट हैज अनदर मीनिंग। ऐसा तो होता है, एक वर्ड के दो मतलब होता ही है, कौन सी खास बात है। अब तुम लोग पूछ लो यार, एक आपका एक इधर भाई साहब ने मास्क पहले पूछा था कुछ सवाल, आपने पूछा इज आइडियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम। देखो थॉट और आइडियोलॉजी में डिफरेंस ये है कि इफ यू आर टेकिंग थॉट एज, जैसे व्हेन आई से ह्यूमन एंड व्हेन आई से इंडिविजुअल, individual is also a human being, but when we say individual it is only about one human being, and when we say human being it is the collectivity of all individuals, ठीक। थॉट शब्द के दो मतलब होते हैं, इनका सवाल है कि थॉट और आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस होगा। देखिए थॉट के 2 लेवल्स हैं समझने के। जब मैं कहता हूं मेरे मन में एक थॉट आ रही है, ठीक, और कभी कभी हम क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट थॉट में कहा गया है, गांधीयन थॉट ऐसे कहती है। सो व्हेन वी आर यूजिंग थॉट एज ए सिंगुलर कॉग्निटिव रिजल्ट, तो वो छोटा सा विचार है, कुछ भी विचार हो, जैसे जैसे मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं इस सवाल का अच्छा जवाब कैसे दूं, दिस इज थॉट। बट व्हेन आई यूज थॉट इन ए ब्रॉडर वे, इट्स वेरी मच इक्विवेलेंट टू आइडियोलॉजी। गांधीयन थॉट, आई एम डूइंग पीएचडी इन गांधीयन थॉट, आई एम डूइंग रिसर्च इन राइट विंग थॉट, ऐसा कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे, देन थॉट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थॉट्स। आइडियोलॉजी क्या होती है, एन आइडियोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल थॉट्स व्हिच आर कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट विद ईच अदर। 50 विचार हैं, आपस में कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, वो मिलकर बन गया आइडियोलॉजी। नहीं, माइंडसेट इग्नोर कीजिए यार, मूड से ज्यादा स्टेबल है माइंडसेट, पर माइंडसेट उनका भी है जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी इज नॉट इक्विवेलेंट टू माइंडसेट, सबसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि आइडियोलॉजी दुनिया में शायद 10-20% की होगी, माइंडसेट सबका होता है।
So mindset is a stable kind of a mood or approach. Mood is very temporary. Mindset is stable and not only linked to emotions, it can also be linked to thoughts. Ideology is a grand combination of many thoughts connected together, interlinked, consistent, coherent. For example, when we'll study Gandhism, गांधी जी के 20 विचार पढ़ेंगे हम, but you will find that all the thoughts are interconnected. और किसी आइडियोलॉजी में जो डिफरेंट थॉट्स है उनमें अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द थॉट और द आइडियोलॉजी. समझिए भाई, आइडियोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी थॉट्स व्हिच आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट. इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी. और इज्म बोलते हैं, गांधीज्म, मार्क्सिज्म, ये इज्म, वो इज्म जो है आमतौर पे आइडियोलॉजी के लिए होते हैं. हे भगवान, क्या है आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी? तो क्विज मास्टर हो जो क्विज खेल रहे हो, मैं सब फिलोसफी इज एन आइडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स. नॉर्मली हर आइडियोलॉजी मेटाफिजिकल नहीं होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफी, इफ आई से कांटियन फिलोसफी, इट्स इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी. सेकेंडली, आइडियोलॉजी हैज फ्यू फॉलोअर्स. जब भी कोई आइडियोलॉजी होगी उसमें कुछ प्रोपाउंडर्स होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे. इन फिलोसफी वी डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो ए फिलोसफर. प्लेटो's philosophy, it's full of ideas, it has many thoughts which are consistent, but you won't find people having movements in the name of Plato. So Plato's philosophy, although it is also an ideology, does not have followers in the sense an ideology is expected to have followers. और कोई गुरुजी कोई और सवाल हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मास्क वाले भैया पूछेंगे, तो मैं मास्क हटा के पूछा, ऐसा समझ नहीं आता. हाँ, ब्रेन वॉशिंग, मैनिपुलेटिंग एंड परसुएडिंग, है ना. हाँ, परसुएशन हो सकता है कोई आपका आपके फायदे के लिए कर रहा हो. जैसे आपके पेरेंट्स परसुएट करते हैं आपको, किसके फायदे के लिए करते हैं? अपना नहीं करते, वो आपका ही करते हैं भाई. आपका फायदा जो अभी आप नहीं समझ पा रहे, बाद में समझेंगे. ऐसा होता है कि छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे से बोलेंगे बेटा दूध पीना बहुत जरूरी है, बच्चा कहता नहीं पीऊंगा मैं, तो अभी वो समझ नहीं पा रहा. बड़ा होकर समझेगा कि मेरे ही फायदे की बात थी. छोटे बच्चे को बोलेंगे बेटा इंजेक्शन लगवाना है चेचक का, बहुत जरूरी है, या इसका पोलियो का लगवाना है, ड्रॉप्स पीनी है, बच्चा नहीं पीऊंगा, टेस्ट ही नहीं होती है. आप कहें बेटा पीना जरूरी है, नहीं पीऊंगा, तो क्या करेंगे? पापा पकड़ेंगे दो पैर, मम्मी पकड़ेंगे दो हाथ, डॉक्टर घूम देगा इंजेक्शन. यही तो होगा, और क्या होगा? आप इंजेक्शन तो घुमा देंगे उसको किसी तरह से. बच्चा रिवोल्ट करेगा, आई विल नॉट लीव यू, यू आर नॉट गुड टू बी पेरेंट्स, फलाना ठिकाना कहेगा. बड़ा होकर जब देखेगा कि जिसके पापा ने नहीं लगवाया था उसकी टांग खराब हो गई है, फिर बोलेगा मम्मी यू वर राइट, अच्छा हुआ आपने पकड़ के घुमा दिया इंजेक्शन, वरना आज भी बहुत दिक्कत में होता. So you try to persuade the children in their benefit, but at that time they are not able to understand that it is in their benefit. They kind of believe that you are misleading them. So persuasion is generally, or can be, in the benefit of the one who has to be persuaded. But when you manipulate someone, the connotation of manipulation is you are persuading the person for your benefit, and you are to some extent misleading that person. So manipulation involves misleading, involves your self-interest, not the interest of the person you want to persuade or manipulate. Okay? Brainwashing is about the quantity and degree of manipulation. Brainwashing, as the name suggests, it's also a negative term. When you brainwash someone, you don't give that person autonomy to understand. You completely change his brain, number one. And normally, you change his brain from good to bad. So manipulation at the highest level should be known as brainwashing. हम ये कभी यूज नहीं करते कि ब्रेनवॉश अच्छी सेंस में कर दिया. ब्रेनवॉश नेगेटिव वर्ड है, मैनिपुलेशन नेगेटिव वर्ड है. सो मैनिपुलेशन व्हेन इट रीचेस टू द कंप्लीट लेवल्स इट बिकम्स ब्रेनवॉशिंग. ठीक, दिस इज हाउ आई परसीव दिस वर्ड्स. आई बिलीव इन द यूज थियरी, सो हाउ वी यूज द वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इंटरप्रेट द वर्ड्स. ठीक है, चलिए. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैंने आपको ये बता दिया कि चाहे थॉट और एटीट्यूड पूछे, चाहे बिलीफ और एटीट्यूड पूछे, चाहे ओपिनियन और एटीट्यूड पूछे, तीनों का आंसर सेम है, बस वो वाला वर्ड चेंज करते रहना, बाकी सारा वही क्या लेना. ठीक, नाउ अब देखना है कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्हिच इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ योर सिलेबस. और मैंने कल आपको इसका हल्का सा हिंट किया था इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन फ्रॉम ए स्टूडेंट. एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप. तो इसकी कहानी कुछ यूं है कि जब सोशल साइकोलॉजी शुरू हुई तो अच्छा काम करते हैं, वो जो किसने क्या कहा उस पर से पहले अपनी एक राय बना लेते हैं, फिर उनको समझना आसान होगा. सोचिए कि समवन हैज एन एटीट्यूड एंड दिस पर्सन हैज टू बिहेव समवेयर. व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन regarding this behavior? What are the options? Let us write down some options. उसके बाद आपके समझने एकदम आसान हो जाएगा. What are the options? ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं बिहेवियर के लिए? एग्जांपल 1000 10,000 हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल समझ लीजिए. फॉर एग्जांपल, यू हैव चोजन वन पर्सन टू बी योर लाइफ पार्टनर. ठीक, यू आर कमिटेड, दैट पर्सन इज आल्सो कमिटेड टू यू, एंड यू हैव a good understanding, good bond of commitment, everything. And you know very well your parents will not be comfortable with this idea in the beginning. They will take some time, maybe retaliate, and gradually they will accept this situation. जैसा कि होता है हमारी जनरेशन में. नेक्स्ट जनरेशन में क्या पेरेंट्स होंगे आराम से मान जाएंगे, बिकॉज यू आर स्मार्ट पीपल. मान जाएंगे ना. अगर आपके बच्चे कहेंगे कि मैं अपनी इच्छा से शादी करना चाहता हूँ, मान जाएंगे, पर वो आपसे ऐसा कहेंगे नहीं. पहली बात तो पूछेंगे नहीं. दूसरी बात तो शादी करना चाहता हूँ ये सेंटेंस नहीं समझेंगे. द कंसेप्ट ऑफ शादी विल बी आउटडेटेड बाय दैट टाइम उन बच्चों के लिए. और फिर वो जब कहेंगे आपसे कि आई हैव डिसाइडेड टू बी विद दिस पर्सन, और वो उसी सेक्स का होगा, आपकी सारी मॉडर्निटी हवा हो जाएगी सेकंड में. अब जितने हीरो बन रहे हो ना कि हमारे पेरेंट्स आउटडेटेड हैं, वी आर द स्मार्ट पीपल, 30 साल रुक जाओ, फिर कोई छड़ी का दूध दे दिलाएगा आप लोगों को, आप ही के घर में वो होगा. बच्चे तो स्मार्ट है, हम तो बच्चों को परमिशन दे देंगे. जैसे पूछेंगे आपसे, आप कम से कम पूछते हैं कि पापा मैं इससे शादी कर लूं है, अगली जनरेशन में सेंटेंस नहीं आने वाला. आप बोलेंगे बेटा तुम जिसके साथ रहते हो उससे शादी कर लो. कहेंगे कौन से वाले की बात कर रहे हो? नंबर वन.
नंबर 2, व्हाट इज दिस शादी, बट शादी कर लो, वहां ये होगा, डिस्प्यूट का लेवल समझ लीजिए। विद एवरी जनरेशन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट चेंजेस। बड़ी खुशी हो रही है आपको ना, 30 साल बाद देखना, नानी मर जाएगी 30 साल बाद, तो वैसे ही मर जाएगी उस समय तक, लेकिन बार बार मर जाती है वो। सो व्हाट आर द ऑप्शंस व्हेन यू आर फेस्ड टू अ सिचुएशन? आपका क्लियर एटीट्यूड, अब पापा ने एक दिन पूछा, घर गए, आप कमिटमेंट कर चुके हैं, ले भी चुके हैं, और खूब खत लिखे, खून से लिख के दे रखा है कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, फलाना ठिकाना, सब जो वायदे होते हैं सब कर रखे। अब घर गए और पापा ने एक दिन पूछा सबके सामने बिठा के, फूफो के सामने, कि बेटा ऐसा है, तेरे लिए छोरी ढूंढ रहे हैं, कोई है तो बता दे। और पापा के साथ में रखा हुआ लठ, 4 पाई पे है ना, हरियाणा के पापा से पकड़ लीजिए, और आपको बुलाया है, 7-8 जज बैठे हुए वहां पर, और आपसे कह रहे बेटा बाद में नो मत कहिए कि पूछा नहीं था, कोई है तो बता दे। नाउ नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल यू डू। ऑप्शन 1, नीली टी शर्ट वाले भैया बोले बता दूंगा। तो एक हो सकता है पॉजिटिव लिंक बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर, और आपको लगा कि आज ही वो कयामत का दिन है जिसका जिक्र किताबों में होता है, द डे ऑफ जजमेंट, द फाइनल डे ऑफ जजमेंट, और आपने लंबी लंबी 3 सांस ली और आपने कहा ऐसा है पापा, बहू तो आपकी ढूंढ ली मैंने, तो मारना मारो लठ, पर बहू आएगी तो वही आएगी। पापा क्या बोल रहे, लठ तो वैसे रखे बेटा, पूछ रहे तो आओ बैठो बैठो बैठो, आओ, बात खत्म। एक तो ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है आपने देखा कि लाठी जो है उसमें तेल लगा रखा है, और ठीक से तैयार किया हुआ उसको कि आज एक बच्चा सीधा करना है इससे, और आपको लगा कि यार भारी पड़ जाएगा, कभी और बता दूंगा सेफ सिचुएशन में, ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा इस समय। आपने कहा क्या बात कर रहे हो पापा ना, बेटा किसी से प्यार मोहब्बत तो की तो बता दो ना, क्या बात कर रहे हो, मतलब नहीं बनता, मैं आपका छोरा हूं, मोहब्बत कर सकता हूं मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या होता क्या प्यार ना। अरे किसी को कहा हो शादी करूंगा ना, मतलब नहीं पापा, जहां आप कहोगे, आप जहां बांधोगे बन जाऊंगा, चिंता मत करो, आप मेरी आंख पे पट्टी बांध के चलो, खूंटे बांधो, बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन have a negative, absolutely negative link between the attitude you have and the behavior you are doing. दूसरा ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है इसके अलावा, वो तीसरा ऑप्शन भी है, हमारी कैब बड़ी स्मार्ट है, आज जरूर कर पाएगी, ऐसे ही परफॉर्म करते रहना है, सीट बदल बदल के, क्या पता कृपा यहां से है कि वहां से है। और ध्यान रखना है, इंसान का काम है प्रयास करना, ऊपर वाला देगा आशीर्वाद, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब बताओ क्या बोले थे। तो जनरली हम मानते हैं कि 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट यस, एक है एब्सोल्यूट नो, एक पार्शियल भी हो सकता है, पार्शियल कि आपने वही कहा, डिग्री चेंज कर दी, थोड़ी कम डिग्री, थोड़ी ज्यादा डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट यस और नो, इट्स आल्सो अबाउट द डिग्री एट व्हाट यू आर सेइंग यस और नो। जैसे वही कि नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बात करेंगे क्या, नहीं नहीं, ये जो स्टाइल होता है, यू आर नॉट वेरी क्लियर एंड यू आर कंफ्यूजिंग द सिचुएशन, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि इस समय एटीट्यूड बिहेवियर का लिंक कितना सीधा होना चाहिए। सो इन द रियल लाइफ वी हैव 3 मेजर ऑप्शंस: behaving exactly like the attitudes, behaving exactly opposite to the attitudes, or behaving like the attitudes but not at the same degree at what we are feeling the attitude. उसे कम करके बताना, कहीं कहीं ज्यादा करके बताना भी, कहीं कहीं ज्यादा भी करते हैं, जहां पहले का स्कोर सेटल करना होता है, कहीं कहीं कम करके। आपका प्रीलिम्स हो गया, रूममेट का नहीं हुआ, रूममेट आपका बड़ा प्यारा दोस्त है और दुखी है, उससे क्या तेरा हो गया, आप कह रहे अरे हो गया, ऐसे ही यार छोड़ दा, मेंस छोड़ना होगा मेरा, क्योंकि आप उसे ग्रीफ कम करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे बात को। आपका प्रीलिम्स हो गया, रूममेट जो कि दुश्मन है उसका नहीं हुआ, चाहता था आपको बहुत ज्यादा, उसने पूछा तेरा हो गया, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, कैसी बात कर रहा है यार तू, तेरा हो जाता तो डाउट होता यूपीएससी पे, मेरा ना होता तो डाउट होता, और प्रीलिम्स क्या चीज है, मेंस भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, इसी रूम से होगा, देख लियो, क्योंकि पर्पस इंफॉर्मेशन देना नहीं, पर्पस खून जलाना है। सो द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, द डिग्री ऑफ लिंक बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर विल बी हायर। अब ये आइडिया अगर पहले से है तो समझिए कि इसमें साइकोलॉजी की दुनिया में क्या हुआ बिफोर 1933। सोशल साइकोलॉजी became very active in the beginning of 20th century, and attitude happened to be one of the most important topics of social psychology. So there was a popular belief before 1933 or 1934. All the people in social psychology used to believe that there is a clear-cut link between the attitude and behavior. Clear and straightforward link. Clear link without any doubt. लोग यहाँ तक मानते थे कि इसको पढ़ने का और मतलब ही क्या है? Attitude का मतलब ही है कि लोग ऐसे behave करते हैं. That's all. Even those people defined attitude in the sense attitudes are the maybe cognitive, emotive, behavioral predispositions according to which we behave in the social settings. This used to be the definition. And a very famous psychologist at that time is known as Allport, G. Allport. In 1920s, 1930s, he was one of the best social psychologists in the world. He belonged to America. Sociology में इनका जिक्र आता है, crowd psychology समझना हो तो उससे सबसे अच्छे थिंकर माने जाते हैं. Personality को समझना हो तो Allport is supposed to be one of the best thinkers throughout the world. And this is one of the persons who believed there is a clear-cut and direct link between the attitude and behavior. Clear-cut and absolute link between these two. There is no doubt about this. So this is a background. People used to believe we behave according to our attitudes and there is no gap between these two.
लेकिन उसके बाद फिर एक रिवॉल्यूशन हुआ 1933 और 34 में। वो जो रिवॉल्यूशन हुआ, वो जो एक इंसान ने किया, उसका नाम था रिचर्ड लेपियर है। लेपियर, जनरली लेपियर बोलते हैं, लापियर बोलते हैं, बट द कंप्लीट नेम इज रिचर्ड लेपियर। ही वाज अगेन ए वेरी ग्रेट social psychologist. He taught at Stanford University for a quite long time. He had some doubts about this interpretation, the prevalent interpretation. He had some doubts about that. So he did a research. वो रिसर्च क्या थी? बड़ी मेहनत की साहब मैंने, तब जाके कंक्लूजन ड्रॉ किया. So what was the research and what was the conclusion? आपको पता है कि जो व्हाइट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली देयर आर 3 रेसेस इन दिस वर्ल्ड. वन इज नोन एज कॉकेशॉइड, जो व्हाइट्स हैं, कॉकस से बनता है कॉकेशॉइड. वन इज मंगोलॉइड, जो चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वो है. और तीसरा है निग्रोइड, जो निग्रोस कहलाते हैं, जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में दिखाई पड़ते हैं. हु आर ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, हु आर टॉल, उनके जो बाल हैं वो थोड़े से जले हुए दिखते हैं. तो ये बायोलॉजिकल है, इट्स नॉट सोशल, इट्स बायोलॉजिकल. रेस इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना. Later it becomes a social phenomena as well when we have racist tendencies in the society. But race is the only phenomena out of nationalism, casteism, communalism, linguism, languageism. In some way, race is the only phenomena which is biological in nature. So we are biologically different. So it is assumed that basically there are 3 races in the world, and all other people are the mixtures of these 3 races. कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि वो जो 3 रेसेस हैं उनके जो लोग हैं वो भी मिक्सचर्स हैं, पर मिक्सिंग इतनी कम है कि उसमें साफ दिखता नहीं है कि वो कहाँ से है. पर एवरीवन इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कमिंग फ्रॉम द मिक्स्ड बैकग्राउंड्स, ऐसी धारणा एंथ्रोपोलॉजी में आजकल मानी जाती है. सो मच सो, कुछ दिन पहले ब्रिटेन के राजकुमार का डीएनए टेस्ट हुआ, तो उसमें पता क्या निकला कि इनके जीन्स में एक लिंक इंडिया का भी है. यस यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ. अब क्या करें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो बता ही सकता हूँ आपको. ये दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेनेटिक टेक्नोलॉजी से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कौन किसका बच्चा है. अभी टेस्ट कौन करवाता है? दुनिया भरोसे पर चल रही है. आप ये समझ रहे हैं ना. और इसीलिए एक ब्रिटिश कहावत है, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ. एक कहावत है, आप समझ रहे हैं मतलब. और अफ्रीका में तो ऐसी कहावत सुन के लोग कुर्सी पकड़ लीजिए कहीं हंस के गिर ना जाए. मदर्स बेबी फादर्स मे बी, ये दिस इज एन अफ्रीकन प्रोवर्ब. और इसलिए आप देखेंगे पूरा ये जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम, फेमिनिस्ट को लगता है कि भाई महिला पर इतना कंट्रोल क्यों है. इन प्रिमिटिव सोसाइटीज द ओनली चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द मैन इज the son or daughter he is claiming to be his son or daughter should be his son or daughter, and to ensure that the child he has been looking after is his child, there is only one possibility. He has to cut off all the relations of this woman called his wife, so that she doesn't have any chance to be linked with any other male. And this brings a lot of social compulsions on the women, because in that situations men did not have any other option to ensure that the child they are looking after is their child. I hope you're understanding. हर सोसाइटी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, and the cultures generally stem from the problems associated with those times, places and cultures. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कर रही है, जहां डाउट हुआ टेस्ट करवा लिया, पता लग गया. पहले कहां पता लगता था? लोग चेहरे मिलाते थे, और चेहरे को मिलाने पे तो मिला जाता था. हाँ देखो देखो नाक पापा की भी एक ही, इसकी भी एक ही है, हाँ मिल जाता था. सो दिस पर्सन डिड ए रिसर्च. और जैसे हम लोग लगता है ना कि जो गोरे हैं वो ऐसे हैं, फिरंगी ऐसे हैं, हमारा खून पिया अब हम पियेंगे. कई लोग इसी में खुश हैं कि इन इंग्लैंड वी हैव इंडियन प्राइम मिनिस्टर. वो इंडियन नहीं है, वो बार-बार कह रहे कि मैं इंडियन नहीं भाई, मैं ब्रिटिश ही हूँ. यहाँ पे तब भी मस्त है, तुम नहीं हो तो बताती, हम तो बारात में चलेंगे. तुम घोड़ी ले जाओ, हम बारात में नाचेंगे उसके बाद भी, यहाँ पर नाच रहे हैं. उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता है, एक दिन उसको लेके बैठा कुर्सी पे, उसकी फोटो व्हाट्सएप पे जगह घूम रही है. Britishers used to say Indians and dogs are not allowed. Now see, an Indian with his dog is sitting on the seat of Prime Minister of Britain. इसी में खुश हैं लोग, बारात में नाच रहे हैं सब लोग, और वो आदमी बार-बार कह रहा है कि मैं ब्रिटिश हूँ. तो खुशी का कोई रीजन थोड़ा होता है. ऐसे ही व्हाइट रेस को बहुत टेंशन है येलो रेस. येलो मींस मंगोलॉइड्स. इसलिए अमेरिकन को बड़ी दिक्कत है चाइनीज लोगों से, रेशियल लेवल पर दिक्कत है. और व्हाइट रेसिस में एक खौफ है, सोशल फीलिंग है, वन डे द येलो पीपल विल डिफीट अस. अभी तक व्हाइट सुप्रीमेसी चल रही है दुनिया में, and white people are afraid, not afraid of the Negroes, because they know there is a huge gap. But the yellow race, be it China, be it South Korea, be it Japan, they are very close to defeat white race. And this concept, this fear among the white race people is known as yellow peril. So yellow peril is a concept which whites believe that one day they will be defeated by the yellow race. इसलिए अमेरिका में जापान चाइना को लेकर नफरत बहुत ज्यादा है. सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत थी. सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान को मारा था, उसके बाद से दोस्ती हो गई, लेकिन पहले तो दुश्मनी थी. So he did a research. He knew that Americans hate Chinese, Japanese people. So he did a research. उसने क्या किया, एक यंग चाइनीज कपल को अपने रिसर्च का सब्जेक्ट बनाया. सब्जेक्ट का मतलब द रिसर्च विल बी कैरिड आउट थ्रू देम और ऑन देम. उनको कहा कि आपको 1-2 साल मेरे साथ रहना होगा, हम इतनी पेमेंट करेंगे. बोले हाँ हम तो बेरोजगार हैं, आप कर दो पेमेंट, रहने क्या दिक्कत है. देन ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द अमेरिका विद दिस पेयर, एंड ही वेंट टू 250 प्लेसेस, जिनमें से 184 रेस्टोरेंट्स थे और 66 होटल्स थे. सो ही वेंट टू 184 रेस्टोरेंट्स एंड 66 होटल्स विद दिस चाइनीज कपल.
The hypothesis was many of the restaurants and hotels will not allow entry to these people because Americans do hate Chinese people. Surprisingly, only at one place they were denied the entry. Out of 250, they were given the entry in 249 places. This was first surprise. Second surprise ये है कि जो 249 थे उन सब में कैसा बिहेवियर मिला तो उसको नोट किया गया. And it was noted that generally the behavior was good to very good. The behavior of the hotel owners and the staff to this couple was good to very good, or average good and very good. ये behavior था. So they came back, and after few months, Richard Lapierre sent a letter to all these 249 outlets, mentioning that we have a scheme, we want to work with you, we have many Chinese people with us, we want to have a business association with you, we will send them to your hotel or restaurant, we can have a deal, this kind of offer. So a business proposal was sent to all 250 or 249 hotel and restaurant owners to see their response. Interesting is, जब ये लोग गए तो सबने अच्छे से बिहेव किया, ठीक से खिलाया, पहले सब कुछ ठीक से किया. उनमें से 128 ने रिस्पांस दिया, 128 responded and the remaining 121 or 122 did not respond. जिन 128 ने रिस्पांस दिया उनमें से 92% restaurant owners and 91% hotel owners said we are not interested in having Chinese people at our place, we do not respect them, we do not want them. So they rejected the proposal. And here comes the conclusion. Hypothesis ये था कि Americans hate करते हैं Chinese से. जब बाद में लेटर भेजा, लेटर के जवाब से भी यही साबित हुआ कि हेट करते हैं. Otherwise, a businessman saying no to the client, it's not easy thing. If a businessman says, I'm not interested in this kind of clients, please don't bring them to me. It means even at the risk of his economic or financial interest, the cultural prejudice is so high that he is refuting the entry of some people, even at the cost of his business losses. So the hypothesis was, there is a hate. The response to the letter also confirms that there was some hate. But during these two periods when the Chinese couple visited 250 outlets, except at one place, at all the places, they were not only given the entry, but also generally given respect at a good or a very good level. And then Lapierre said, it proves that we have a great difference or distance between the attitudes we have and the behavior we do. ये रिसर्च है. तो साइकोलॉजी में सबका माथा घूम गया इसके बाद. अच्छा ऐसे होता है. मुझे लगता है कि इतने काम के लिए 2 साल क्यों खर्च कर दिए. ये तो मेट्रो में घूम रहे थे, एक दिन हो जाता साबित. पर बड़े लोग बड़ी बातें 2 साल लगाए. हम यहाँ के लोग तो जुगाड़ में अच्छे होते हैं, 2 दिन में रिसर्च कर रहे थे पूरी. और हम क्या बात, यही क्यूटनेस तो खास बात है आपकी. कह रहे मेट्रो थी ना उस समय, क्या बात है, सो क्यूट. I'm so impressed with these fundamental and innovative ideas. क्या चीज? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे और तब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे. ठीक है. It shows the intention of the hotel owners not to allow entry to Chinese people in their outlets. But when they really came, they were not only accepted but also given respect and good treatment. ये वही एग्जांपल मैंने कल बताया था कि कमरा बंद करके बैठे, enter at your own risk. कोई आ गया, अंकल जी आप ऐसा करो, फिर चाय बना दूं आपके लिए, गुस्सा भी आ रहा है, चाय भी बना रहे हैं. ऐसा करते ही तो जिंदगी में, लाइफ में ऐसा ही होता है. So many times you are so angry but you have to behave in a very decent way with someone. तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब लेपियर ने रिसर्च कर ली तो ये एक्सेप्ट हो गया कि देयर कैन बी ए डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो नाउ द क्वेश्चन ऑफ स्टडी इज एटीट्यूड बिहेवियर गैप. एटीट्यूड और बिहेवियर का जो गैप है वो गैप क्यों होता है? सो नाउ दिस क्वेश्चन डजंट एग्जिस्ट. नाउ एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज a certain level of gap between the attitudes we have and the behavior we do. The gap is accepted. Now the research is on the issue, how can we understand this gap? What are the reasons behind this gap and how can we understand that? तो इसको लेकर 2 बातें हैं कि गैप कब होता है. 2 रीजंस माने जाते हैं अगर ऐसा गैप है तो. उसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं. एक फैक्टर हो सकता है एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस, एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस या सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं. कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो सिचुएशन से जुड़े हुए हैं. एंड सेकंड इज एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स. एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही कहना चाह रहे हैं कि 2 जगह दिक्कत हो सकती है, या तो सिचुएशन में दिक्कत है या फिर दिक्कत है एटीट्यूड में ही. तो सिचुएशन में क्या दिक्कत हो सकती है? तो आप अपने कोई एग्जांपल दिमाग में रखिए कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कब कब अपने एटीट्यूड के खिलाफ जाके बिहेवियर करते हैं. वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? तो साइकोलॉजी में से 3-4 सिचुएशन सोची जाती हैं. क्या क्या है? 1 सिचुएशन में उसको लास्ट में लिखता हूँ वैल्यू, ताकि वैल्यू वाले में फिर वापस जाके जोड़ेंगे उस चीज को. ठीक. एक होता है सोशल प्रेशर, एक होती है एस्पिरेशंस, एक होते हैं पर्सनल फैक्टर्स और चौथे होते हैं वैल्यूज. ये 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस डिफाइन किए गए हैं. व्हाट डू दे मीन? नंबर 1, सोशल प्रेशर. तो समझ रहे होंगे, है ना? ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आप कुछ कहना चाह रहे हो पर ना कह पाए क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था? हमेशा होता है, मुश्किल है. तो अच्छा, सोशल प्रेशर में आप अपनी बात कह नहीं पाए, ये आप पर ज्यादा अप्लाई होता है या आपके पेरेंट्स पे ज्यादा होता है? पेरेंट्स पे ज्यादा होता होगा. वो अपने बड़े बूढ़ों से नहीं कह पाए होंगे जैसे आप नहीं कह पा रहे, वो वहां नहीं कह पा रहे होंगे. तो जितनी पीछे जाएंगे सोशल प्रेशर उतना ज्यादा नजर आएगा. यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू हैव लीस्ट सोशल प्रेशर्स. हाँ, आपकी अगली जनरेशन के पास और भी कम सोशल प्रेशर होगा, उसके बाद और कम होगा, बट सो फार यू आर द लकीएस्ट.
तो सोशल प्रेशर में एटीट्यूड के खिलाफ बिहेव करना, एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं कुछ भी? अरे वही जो एग्जाम्पल अभी था, हाँ डिवोर्स जैसे, डिवोर्स। एक बड़ा खराब सवाल पूछूं आपसे, ईमानदारी से जवाब देंगे? सोच के बताओ। ठीक है, चलो अपने आसपास जितनी फैमिलीज को आपने देखा है उनको दिमाग में वो ले आइए, ले आए? ठीक है, उन सबको दिमाग में रखकर इस सवाल पे सोचना है। लेट अस एज्यूम कि आप 100 फैमिलीज को जानते हैं, इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ योर पेरेंट्स, चाचा फूफा मामा मौसा सारे अंकल आंटी सब दिमाग में रख लीजिए। आपको ये बताना है कि उनमें से कितने लोग दिल से साथ हैं और कितने मजबूरी में साथ हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नो। अच्छा, जिनके बारे में डाउट है उनको सैंपल से बाहर निकाल दीजिए, डोंट काउंट देम। जिनको ठीक से समझते हैं उन्हीं को रखना है सैंपल में, ठीक। तो आपको बताना कि अगर सोसाइटी में कुल 100 कपल्स हैं, उनमें से कितने हैं जो इसलिए साथ है कि उनको अच्छा लगता है साथ में होना, और कितने सोशल कंपल्शन की वजह से साथ में हैं, बट दे डोंट रियली लाइक ईच अदर्स कंपनी, बट दे आर टुगेदर बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ सोशल कंपल्शंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन एक्सेट्रा, वो सब कंपल्शंस हैं। तो ये नंबर कौन बताएगा? 60 to 65 आर कंफर्टेबल विद ईच अदर? नो, नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो 30-35% खुशी से साथ में है, 60-65 मजबूरी में साथ में है। 10 डायलेमा में कौन से 60 में से? 29 में से? अच्छा 70-75 होगा मतलब, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि 1-2% ही होंगे, बाकी तो सब वैसे ही चल रहा है, क्योंकि उनसे बात करो थोड़ी देर बोलते हैं कि बच्चा ना होता मैं छोड़ के भाग जाती। छोटा बच्चा मैं क्या करूं? आपने ये सेंटेंस कई बार सुना होगा ना लेडीज के मुझे को सुना होगा, ये बच्चे ना होते ना। तो अच्छा, अच्छे टाइम पे बोलती हैं मेरे बच्चे, और खराब टाइम में तुम्हारे बच्चे तो चलिए, तो एक ऑप्शन आया है 1-2% छोड़ के बाकी सब मजबूरी के मामला चल रहा है। लड़कियों की तरफ से कुछ नहीं है अभी अब तक। हाँ, ये भी है, कैरियर कंटिन्यू यहाँ भी तो है, सोशल प्रेशर प्लस इमोशनल अटैचमेंट दोनों भी तो हो सकते हैं, ये बात भी सही है, ये भी हो सकता है, तो पैसा भी, ये भी सही है। कोई लड़की की तरफ से जवाब? 1-2%, ये भी कह रही है 2%, शुभम बाबू ने भी कहा 1-2%। तो फुल हाउस ये मान रहा है लगभग कि कोई भी नहीं है। इतना अंधेरा दुनिया में दिखता है आपको? रियलिटी किसने कहा रियलिटी है? किसकी आवाज से? आपने कहा? आपने कहा रियलिटी यही है। चलो इसको छोड़ो, इस पर क्या वोटिंग करेंगे, लेकिन एक बच्ची कह रही है कि एक भी नहीं है। 1-2% छोड़ो, एक भी नहीं है, ऐसा क्यों अंधेर आपको लगता दुनिया में मचा हुआ है भाई? सच में ऐसा है? अच्छा, जब आप कहते हैं कि दुनिया में एक भी नहीं है तो आप दरअसल ये कहते हैं कि जितना मैंने देखा दुनिया उतनी ही है, उसके बियॉन्ड दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए हम लोग एक सहमति पे आते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल in developing countries like India, because in Europe, America, it is easier to divorce each other if they are not comfortable or not liking each other. In countries like ours, it's very difficult to take divorce even if you are not in a good condition. तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका एटीट्यूड ये होगा कि मैं साथ में ना रहूं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, कह ही नहीं पाते, और एक बार कहा इतना पीटे उस दिन, उसके बाद से हिम्मत पड़ी नहीं फिर से। आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके पीछे की पीढ़ियों को सोच के देखिए, पूरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती थी, आज तो बहुत सुकून है, फिर भी वी आर इन ए काइंड ऑफ फ्री सोसाइटी। सेकंड, एस्पिरेशंस। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम झूठ बोलते हैं, झूठ का मतलब जो मन में है और जो जुबान पे है उसमें गैप है। केवल 3 रीजंस होते हैं उसके। पहला, कोई डर है आपके अंदर, एंड द फियर कंपेल्स यू टू टेल ए लाई, ठीक। दूसरा, कोई लालच है मन के अंदर, एस्पिरेशंस, डर या लालच। और तीसरी वजह झूठ बोलने की क्या होती है? आदत। कई लोग यूं ही झूठ बोलते हैं, हाँ मजा आता है, मजा आता है। किसने पूछा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पानी पीने, बोले फिल्म देखने जा रहे हैं, जबरदस्ती, कोई फायदा नहीं, आदत है झूठ बोलने की। बट इफ समवन इज नॉट हैबिचुअल, he will be telling a lie only for 2 reasons. One, he is under some pressure. Second, he has some gains in his mind to achieve, and for that it is compulsory to tell a lie. और ये कब होता है? जब कोई ऐसा फायदा आपको होने वाला हो, आपकी कंपनी का बॉस, आपके ऑफिस का बॉस गंदी सी चाय बनाए और कहे कैसी बनाई है, और प्रमोशन का दिन बहुत पास आने वाला है, एंड दिस इज द पर्सन हु विल बी डिसाइडिंग वेदर यू आर टू बी प्रमोटेड और नॉट। आप क्या बोलेंगे? सर क्या बताऊं सर, मैंने इतनी चाय पी बचपन से आज तक, 4000 चाय पी चुका हूं, पर ये एक तरफ और 4000 एक तरफ। वो मस्त हो गया, क्या बात है यार, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। आपने सेंटेंस पूरा नहीं किया, अभी पाप से बच गए। आप कहना चाहते हैं कि 4000 का नुकसान एक तरफ, इसे का नुकसान एक तरफ, आपने आधा सेंटेंस में काम चलाया, बट बिकॉज यू हैड सम एस्पिरेशंस सो यू टोल्ड ए लाई। तीसरा क्या हो सकता है? पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल फैक्टर्स हियर? हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ही कोई ऐसी दिक्कत हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है बहुत ज्यादा, हो सकता है कि आप एक बहुत ही सबमिसिव इंसान है, एंड इफ यू हैपन टू बी एन इंट्रोवर्ट एज वेल एज ए सबमिसिव पर्सन, द चांसेस बिकम मल्टीफोल्ड। देयर इज नो एक्सटर्नल सोशल प्रेशर, देयर आर नो एस्पिरेशंस, बट यू आर टेकिंग प्रेशर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। और कोई आपसे कुछ भी पूछ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये वही लोग हैं, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो, जिनकी सब वही प्रॉब्लम है। आपको भी लगता होगा ना ऐसा होता है आपके साथ कि हम मना नहीं कर पाते, हाँ बस वही दिक्कत है। So if a person is introvert and submissive, there are very high chances that this person will not be able to act or behave as he wants in any situation. Fourth and the last, कभी कभी क्या होता है कि आपका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक ठीक है, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं,
but suddenly values come between the attitude and the behavior. So attitude, then value, then behavior, and value moderates the connection between the attitude and behavior. ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आपको एटीट्यूड नेगेटिव है किसी को लेकर और आपने सोच रखा कि ये इंसान ठीक नहीं है। जैसे कोई लड़का है, उसको नफरत है किसी लड़की से, मान लीजिए खुंदक है बुरी तरह से, इतनी खुंदक किसी लड़के से होती है ना, सर फोड़ देता तक उसका, पर है किसी लड़की से, और जा रहा था रास्ते में लड़की मिल गई फिर से, और उसने फिर चाल सुना दी उसको, अभी कहाँ जा रहा है निकम्मे, कहाँ जा रहा है, किसी काम का इंसान तो है नहीं, तो ऐसे बोल रही है उसको। इसको पहली खुंदक बहुत ज्यादा है, नफरत है, इसकी भुजाएं फड़क रही हैं इससे, इसका मन करे कि एक मुक्का मार के काम खत्म कर दूं, पर जैसे ही ऐसे करके उसको याद आता है मम्मी ने कहा बेटा औरत पे हाथ नहीं उठाना है, ऐसे करते फिर मम्मी याद आती है, फिर किसी तरह से ऐसे करता है वापस, और जाके बोला तू औरत ना होती ना जमीन में गाड़ देता तुझे। अब इसके एटीट्यूड बिहेवियर के बीच में क्या आ गया? वैल्यू आ गई। सो समटाइम्स आवर वैल्यूज इंटरवीन बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और इसी चीज को अगर आपको ध्यान होने आज सुबह जो शुरुआत में पढ़ा था उस पॉइंट को मैंने छोड़ दिया था, ये क्या था? वैल्यू एटीट्यूड रिलेशनशिप। तो इसका तीसरा पॉइंट यही लिखना है, थोड़ा सा पीछे जाके इसको लिख लीजिए। वैल्यूज कैन मॉडरेट the relationship between attitudes and behavior. इससे याद रहेगा आपको, वैल्यूज कैन मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। एग्जांपल वही लिटो ब्रैकेट में, तू लड़की ना होती तो जमीन में गाड़ देता, had you not been a girl I would have digged you in the beneath the earth, ऐसा कुछ करके। धमकी इंग्लिश में अच्छी नहीं लगती, धमकी हिंदी में अच्छी लगती है ना, इंग्लिश में वो बात नहीं आती। चलिए बात समझ में आ गई, इसका लिंक यहाँ पर, ठीक है, अब वापस आ जाइए। तो हमने जो भी समझा वो ये है, वापस पहुंच गए आप लोग, वेरी गुड। तो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक ऑलपोर्ट ने माना हमेशा होता है, लेपियर ने साबित किया नहीं भी हो सकता है। उसके बाद से रिसर्च किस बात पे है, कहां कहां ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होता है तो माना गया कि एटीट्यूड बिहेवियर गैप के दो रीजन हैं, एक है एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस और एक है एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड। जो सिचुएशन वाला एस्पेक्ट है उसके चार पार्ट पढ़ लिए, सोशल प्रेशर, एस्पिरेशंस, पर्सनल फैक्टर्स एंड वैल्यूज। नाउ वी विल सी द सेकंड एस्पेक्ट व्हिच मींस व्हाट आर द रीजंस रिलेटेड टू द एटीट्यूड्स व्हिच डिफाइन द। सो एटीट्यूड बिहेवियर गैप जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट से, पहला एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन जो चार से पढ़ लिए, सेकंड इज एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एटीट्यूड्स में ऐसे कौन से मसले हो सकते हैं जिनकी वजह से एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कमजोर हो जाए। एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स, इसमें तीन चार एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारे एटीट्यूड्स किस तरह के हैं उससे बहुत डिफाइन होगा। लेट अस सी नंबर वन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड, नंबर टू है स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, पहला ओरिजिन दूसरा स्ट्रेंथ। तीसरा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, क्या है। बेसिकली ये तीन चीजें, इसी से लिंक्ड एक दो पॉइंट्स और देखेंगे बाद में, और ये तीनों पॉइंट्स लिंक्ड हैं बेसिकली स्ट्रेंथ से। व्हाट डज इट मीन? हमारे सारे एटीट्यूड्स की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी सेम होती है, अलग हो सकती है। कुछ मामलों में हम काफी हाई डिग्री पे होते हैं, कहीं कहीं बहुत लो डिग्री पे होते हैं। सो इफ द एटीट्यूड इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोस्ट लाइकली इट विल बी लिंक्ड टू द बिहेवियर परफेक्टली। स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उतना ही एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कमजोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव क्लेम्ड टू हैव एन एटीट्यूड पब्लिकली मेनी टाइम्स, जनरली माई बिहेवियर विल बी अलाइन्ड टू दैट एटीट्यूड। But if an attitude is weak and which I have not claimed publicly, most likely there can be a difference between the behavior and the attitude। और इसलिए एटीट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग होगा लिंक उतना ही अच्छा होगा, एटीट्यूड जितना वीक होगा लिंक उतना ही कमजोर हो सकता है। दिस इज व्हाट दे हैव कंक्लूडेड। सेकंड, कुछ एटीट्यूड्स आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स को लेकर एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई बिजनेस हाउस कितना भी लालच दे कि आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ कुछ स्टेप ले सकते हैं, नहीं लेंगे, because you have the importance of the attitude towards parents is so high that you can leave anything, you can sacrifice anything for them। लेकिन जो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू बिलोंग टू और यू लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी, लेट अस अज्यूम यू लाइक कांग्रेस पार्टी, आप आईएएस बन गए, यूपी कार्ड मिल गया आपको, और वहां जब आप काम कर रहे हैं तो किसी ने सिखाया, सीनियर ने, कि देख भाई ऐसा है, तेरे बारे में अंदाजा है कि तो कांग्रेस को पसंद करता है, और जब तक ये सरकार है घास भी नहीं खाने को मिलेगी, अच्छा जिला, अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए, तो थोड़ा सा सरकार की पार्टी से नजदीकी दिखाओ, कांग्रेस से दूरी दिखाओ। तो आपने पूछा अच्छा इतना पता रहता है, क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, मैं अगली बार जाऊंगा, एक दो मंत्री से मिलने, साथ में चलना, बस नमस्ते नमस्ते करना, चाय भी पियेंगे, मैं बता दूंगा कि भाई साहब पहले थोड़ा सोचते थे, अब तो अपनी तरफ आ गए हैं। अब आपके सामने धर्म संकट है,
आप दिल से राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन अच्छी पोस्टिंग में चाहिए, अच्छा जिला नहीं मिल रहा। राहुल गांधी या उसकी पार्टी को सपोर्ट करना या इस पार्टी को सपोर्ट करना, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है इसको आप नहीं छोड़ पाएंगे? छोड़ देंगे प्रमोशन के लिए, लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ कुछ करना पड़ जाए तो नहीं करेंगे। सो इफ द एटीट्यूड इज लेस इंपॉर्टेंट, then the chances of a gap between the attitude and the behavior rise. But if the attitude is very important for you for any matter, then the chances of deviation become very low. इसी से जुड़ती हुई बात है कोहेरेंस। व्हाट इज कोहेरेंस? आपके बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं, मान लीजिए 10 एटीट्यूड्स आपके पास हैं, 10 बिहेवियर्स हैं। कायदे से क्या होना चाहिए कि सारे आपस में लिंक्ड होने चाहिए पूरी तरह से। इफ यू डू नॉट वांट टू हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन इन योर पर्सनैलिटी, हैविंग कॉन्ट्राडिक्शन इन पर्सनैलिटी इज ए वेरी पेनफुल फीलिंग, एंड एवरीवन हैज सम कॉन्ट्राडिक्शंस इन द पर्सनैलिटी। दुनिया का सबसे टॉप इंसान भी होगा ना, उसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी। कॉन्ट्राडिक्शन इज व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। इसमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, किसी किसी में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो तो बोलते हैं हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी इज द हाइट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। पर हिपोक्रेसी ना भी हो तो डिसोनेंस, डिसोनेंस हम पढ़ेंगे। डिसोनेंस मींस द गैप बिटवीन योर एटीट्यूड्स एंड योर बिहेवियर। डिसोनेंस की फीलिंग बहुत खराब होती है और कोई टोक दे तो खराब होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ऑलवेज एंटी कास्ट पर्सन, इफ यू हैव बीन स्पीकिंग दैट यू डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, एंड एट योर होम व्हेन योर सिस्टर इज बीइंग मैरिड टू समवन from your caste without her willingness, just because this person belongs to your caste and that is why she is being married to this person, you tried to convince your parents, they didn't got convinced, and finally you had to submit. अब आपको बड़ा खराब लग रहा है कि आपकी जो थॉट है, जो एटीट्यूड है और जो आपका बिहेवियर है, आप चुप रह गए, खराब लगता है। और अगर ठीक उस समय कोई थोड़ी पिंच हो दे आपको, कोई आपके दोस्त आए जेएनयू से, बोले वहां तो तुम काफी नारे लगाते थे कि जाति वाति गलत है, तुम्हारी बहन की उम्र क्या है, 22 है ना, हाँ, और जीजा जी 34 साल के है ना, आप कह रहे हाँ सेम कास्ट के है ना, हाँ, तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी ना, आप खून का घूंट पीने बार बार आप कह रहे नहीं, तो भैया क्या मुंह दिखाओगे जेएनयू में, कहीं के नहीं रहे तुम तो। अब पहले डिसोनेंस बेचारे को और कुरियत को और उसको उभार रहे हैं। this is known as cognitive dissonance, cognition of the dissonance that I have in my personality. This is one of the most painful feelings, that your thoughts or attitudes and your actions have a gap, visible gap. इसलिए ध्यान रखना है कि अगर मेरे 10 एटीट्यूड्स में से एक कोई ऐसा है जो कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंट नहीं है का मतलब थोड़ा सा अलग है, मेरे 9 एटीट्यूड्स आपस में कोहेरेंट है, इससे ये लॉजिक बनता है, इससे ये बनता है, सब आपस में कनेक्टेड है, बट वन एटीट्यूड somehow I am having which is incoherent, inconsistent to the other attitudes I am having. Most likely I will be having weak attitude behavior link in this attitude because this attitude is not in coherence or consistency with the other attitudes that I am having. ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आखिरी बात इसमें ये है कि ओरिजिन कहां से हुआ एटीट्यूड का। एटीट्यूड्स कहां से पैदा होते हैं? एक होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। और एक रेयर एग्जांपल है जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एटीट्यूड स्ट्रांग होगा और उसका बिहेवियर से लिंक अच्छा होगा। मेरे को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक सिंपल एग्जांपल से बात समझ लें कि कम्युनल राइट्स जैसे होते हैं, कम्युनलिज्म है। आप में से कितने बच्चों ने अपनी आंखों के सामने कम्युनल राइट्स देखे हुए हैं? ठीक से कर लीजिए, हल्का सा बताइए, है ना। और राइट्स देखने का मतलब है कि अपने सामने किसी को चाकू से मरते हुए या जलते हुए, घर जलते हुए सब देखा हुआ। ठीक, ऐसे करीब 6-7-8 बच्चे हैं क्लास में। ठीक, अब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी है, एक आध बच्चा शायद ऐसा भी हो जिसने उन राइट्स में अपने घर में किसी को खोया भी होगा। क्या ऐसा भी कोई बच्चा अपने से जिसने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में ही सही या नेबरहुड में सही किसी नियर एंड डियर को खोया होगा इस दंगे में? या नहीं, चलिए एक बच्चे को हुआ है। अब सोचिए, 1 person in the class or in the group who has seen communal tensions in his or her neighborhood, seen a mob entering a house, killing few people, burning the house, and some people dying because of burning. Direct experience. और कुछ लोग वो भी हैं जो उसमें उनके साथ भी हो सकता था, बच गए किसी तरह से, बाई चांस बच गए। और बाकी सबने कम्युनलिज्म एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा हुआ है। कम्युनलिज्म COMMUNALISM, कम्युनलिज्म ऐसे पढ़ा हुआ है। Communalism is a tendency when two religious communities do not like each other and try to kill each other. Communalism याद हो गया? फुल मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक से रट लिया है। एग्जांपल 1, नंबर 2 एग्जांपल ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। नाउ आई एम रेडी टू गेट गुड मार्क्स इन कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म इज माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि आपके टॉपिक है तो फेवरेट है आपका। और वो बच्चा पढ़ता है, उसको खून के आंसू आते हैं पढ़ते हुए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। Now the chances of that person being communal who has seen the violence in his front of him or her, and the chances of being communal for the ones who have just read communalism from the book, are they same or different? Different. So if the attitude is based on direct experience, there are more chances that the link will be strong, and if the attitude is based on indirect experience through the book, through someone else, then the chances of a weak link between attitude and behavior become higher. ये जेनेटिक है। अगर जेनेटिक एटीट्यूड है तो उसको आप कमजोर कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग रहेगा, हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जेनेटिक है। ऐसी बायोलॉजिकल है। If your attitude is based on your age, sex, or diseases, etc., then it has to be a strong attitude. It has to be a direct experience attitude. So the link between the behavior and attitude will be higher. अब देखो पूरी रामायण जो है, पूरी रामकथा को सुनो संक्षेप में। एक ये स्क्रीन है, एक पिछली स्क्रीन है। लंच के बाद के सेशन में आपको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल फील होता है, क्योंकि उस समय तक आप भी थक जाते होंगे।
ऐसा ही है ना? उतना फील नहीं होता है? अच्छा, थोड़ा मुश्किल होता है ना। सीधी सी लैंग्वेज में क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर में लिंक कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये यूपीएससी पूछेगी आपसे। ठीक, एग्जाम्पल देने भारत के कास्ट सिस्टम, कम्युनल सिस्टम, वो सब एग्जाम्पल देना है। पूरी कहानी का सार ये है कि 1934 से पहले सब मानते थे कि होता है, परफेक्ट होता है। फिर 33-34 में रिचर्ड लेपियर ने रिसर्च की चाइनीज कपल के साथ और साबित किया कि नहीं होता है, यानी कि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद सबका माथा घूम गया, तो सबने कहा अब हम रिसर्च रिसर्च खेलेंगे नए टॉपिक पे कि गैप क्यों होता है। और तब से क्वेश्चन है कि क्यों गैप होता है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में। इसका जवाब पिछले करीब 100 साल में जो खोजा गया है वो ये है कि दो रीजन हो सकते हैं, या तो सिचुएशन ऐसी हो या एटीट्यूड में ही कोई दिक्कत हो। तो सिचुएशन कैसी हो तो चार बातें हो सकती हैं कि सोशल प्रेशर था इसलिए व्यक्ति कह नहीं पाया अपनी बात, कोई लालच था, बॉस ने गंदी चाय पिलाई तब भी बोला कि शानदार चाय बनी है क्योंकि उसको लालच है कि प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा हम लोग करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स होते हैं कि दब्बू किस्म का इंसान है, इंट्रोवर्ट है, सबमिसिव है, बोल नहीं पाता है। किसी ने इतने पूछा कि चाय तो नहीं पियोगे, नहीं नहीं चाय पीऊंगा, सब मन कर रहा हो चाय पीने का। कई ऐसे बच्चे होते हैं, कहीं जाते हैं, आंटी बोलती बेटा काजू खाओगे, मम्मी को देखते बोलते नहीं आते। मन तो करा सारा लपेट लूं एक बार में, लेकिन साथ में बैठी मम्मी भी ये बोल के आई है कि सब बोलते तुम्हारे बच्चे जंगली टाइप के हैं, ठीक से बिहेव करना सिखाओ इनको। तो मैं ये नहीं समझ सकती जंगली साथ में क्या था। आंटी देंगी काजू, बोल देंगे नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है। आंटी के बेटा काजू खा नहीं आंटी आंटी पेट भरा, नहीं आंटी नहीं आंटी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और चौथा है वैल्यूज, यू वांट टू बिहेव अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड बट वैल्यू कम्स बिटवीन दैट। याद है ना आपको, अगर तू लड़की ना होती ना तो तेरा जबड़ा बाहर निकाल देता जो मुक्का मार के। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, क्या होता है कई बार? आप सुन पाए? आप भी नहीं सुन पाए? मैं बच गया, मुझे लगा मेरे कान खराब हो गए। कोई भी नहीं सुन पाया, फिर से बोल दो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, हो सकता है कि किसी को लेकर एटीट्यूड शानदार था, बाद में वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया, फिर उसकी वैल्यू कम हो गई। ये तो होता है, सबके साथ होता है। आप भी करेंगे, आपके साथ भी होगा, है ना? जब तक कोई नहीं है आपके जीवन में, आप उसके पीछे पीछे पतंगे बने घूमेंगे, वैलेंटाइन डे के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर देंगे, शादी हो जाएगी फिर वैलेंटाइन डे याद ही नहीं आएगा। ये तो होता ही है, नॉर्मल बात है। चलो, पर वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, किसी और क्वेश्चन का आंसर है जो पूछा है। दूसरा है सिचुएशन में ऐसा क्या क्या हो सकता है, सॉरी एटीट्यूड में ऐसा क्या हो सकता है, चार चीजें। अगर ओरिजिन डायरेक्ट है तो लिंक रहेगा, ओरिजिन डायरेक्ट नहीं है तो लिंक कमजोर होगा। अगर एटीट्यूड स्ट्रांग है तो लिंक अच्छा रहेगा, कमजोर है तो लिंक कमजोर रहेगा। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एटीट्यूड की तो लिंक अच्छा रहेगा, कम इंपॉर्टेंट है तो लिंक कमजोर होगा। और अगर कोहेरेंट है बाकी एटीट्यूड से तो लिंक अच्छा रहेगा, कोहेरेंट नहीं है तो लिंक कमजोर रहेगा। एक आखिरी बात इसमें कुछ लोगों ने कही, मैं केवल जिक्र कर रहा हूं, अपने नोट्स में लिखी होगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है एटीट्यूड के मामले में, टेस्ट का जो टाइम है, टेस्टिंग टाइम के साथ जो गैप है वो ज्यादा हो जाता है। कैसे, इसको यूं समझें, एज्यूम कीजिए कि किसी ने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और पहले आपके एटीट्यूड को टेस्ट किया, एक टेस्ट हुआ, आप सबसे बहुत सारे फॉर्म भरवाए गए, उनके बेस पे जज किया कि आपके एटीट्यूड क्या क्या है। फिर हुआ कि बिहेवियर चेक करेंगे आपका, और बिहेवियर चेक करने के लिए 3 साल बाद, और तब तक एटीट्यूड वैसे ही चेंज हो गया। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि एटीट्यूड टेस्ट करने में और बिहेवियर टेस्ट करने में गैप बहुत ज्यादा था, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, लिंक अच्छा है कि कमजोर है? कमजोर है, क्योंकि इस बीच में एटीट्यूड ही चेंज हो जाएंगे। So sometimes in some researches it was found that the gap between the attitude testing and the behavior testing was so much that the attitudes of the subjects changed considerably, so the result was not in favor of attitude behavior link. तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपके नोट्स में बात मेंशन है, ये बात पूरी होगी। आप लोग समझ पा रहे हैं एटीट्यूड बिहेवियर लिंक? ठीक है, चलो ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब है चेंज ऑफ एटीट्यूड्स। चेंज ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप 100 शब्दों में लिख लेंगे ना भाई। हाँ, कोशिश हल्की फुल्की करते रहिए, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में लिखने की भी। सो चेंज ऑफ एटीट्यूड्स, आपकी लाइफ में एटीट्यूड चेंजेबल हैं या परमानेंट होते हैं? चेंजेबल है बट स्टेबल है। इट्स नॉट इजी टू चेंज देम बट यस इट इज पॉसिबल टू चेंज देम। तो सबसे पहले ये समझें कि विच एटीट्यूड्स आर चेंजेबल। पहले बताइए कि दे आर स्टेबल बट चेंजेबल। Although attitudes are stable, they are kind of permanent, and many people do have the attitudes which they keep having till the end of their lives. But yes, if given the situations, if given the conditions, attitudes can change. That is true. Habits are parts of our attitudes, not necessarily. In some cases maybe yes, in some cases maybe no. क्योंकि बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपकी चॉइसेस से बनी नहीं है, वो बस बनी, आपको याद भी नहीं क्यों बन रही है। ऐसी बहुत सारी चॉइसेस होती है। जैसे कुछ बच्चे पेन दांत के अंदर फंसा के बैठ रहते हैं हमेशा, हैबिट होती है बच्चों की, उनको पता भी नहीं चलता ऐसा क्यों कर रहे हैं, हैबिट है। बट इट्स नॉट एन एटीट्यूड, इट्स जस्ट हैबिट। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू यू। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पेन सीधे मुंह में घुसा लेते हैं, बार बार खाते रहते हैं पेन को। इससे टेस्टी होगा पेन, ऐसा तो नहीं है। इससे पेट भरेगा, ऐसा भी नहीं है। इससे कैफीन मिल रहा है, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है इससे, पर है। सो दिस इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ द एटीट्यूड। कई ऐसी हैबिट्स होती है, अब जैसे हमेशा कर रहा है बहुत देर से, नॉर्मल है, हम लोग करते रहते हैं भाई। कोई ऐसे करता रहता है, किसी को ऐसे करने जाता है, कोई ऐसे करता रहता है। ये कई ऐसी हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं जिनका किसी एटीट्यूड से कोई लिंक नहीं होता। आप मानना चाहें कि होता है, एकदम होता है, ये कहने की बात ही नहीं है, ये तो होता ही है। खुश, चलो आगे बढ़ते हैं। तो
अड़ेंगे थोड़ा यार, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं जो बहुत कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर रही होती एंड विच आर नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस. एटीट्यूड नीड्स टू हैव ए कॉग्निशन एंड इमोशन एंड बिहेवियर. मेनी ऑफ द हैबिट्स आर जस्ट बिहेवियर्स, दे डोंट कंटेन एनी इमोशंस. जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, कोई अगर ऐसे कर रहा हो मान लीजिए बिना किसी इमोशन, क्या आदत है कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, किसी को ऐसे करने की आदत है, इसमें कौन सा इमोशन है? और जब इमोशन का एलिमेंट नहीं है तो इट कैन नॉट बी एन एटीट्यूड. So many of the habits which do not have emotional content can not be linked to the attitudes. But yes, few habits which can be linked with the emotional aspects can be said to be linked to the attitudes. वो हो सकती है, कुछ habits हो सकती है. ठीक है, चलो. तो पहली बात लिखनी है, attitudes are stable but changeable. Now, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे attitudes equal level पर हैं, या उनमें से कुछ आसानी से चेंज होते हैं, कुछ मुश्किल से चेंज होते हैं, है ना? तो चेंजेबिलिटी कैसी है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें. चेंजेबिलिटी ऑफ एटीट्यूड्स अगर देखना हो तो एक है जो लेस चेंजेबल है, एक है जो मोर चेंजेबल है या इजीली चेंजेबल है. तो ये वही पॉइंट सेंगे. लेस वाले में क्या कौन सा आएगा? डायरेक्ट एक्सपीरियंस या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस? हाँ, नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले लेस चेंजेबल है, उनको चेंज करना मुश्किल होगा ना. हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल काम होगा. जो इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है उनको चेंज करना मुश्किल होगा. जो जेनेटिक या बायोलॉजिकल है उनको चेंज करना मुश्किल होगा. ऐसे जो कोहेरेंट है बाकी एटीट्यूड से उनको चेंज करना मुश्किल होगा. सो द एटीट्यूड्स व्हिच आर डायरेक्ट, व्हिच आर कोहेरेंट विद अदर एटीट्यूड्स, व्हिच आर जेनेटिक और इंपॉर्टेंट टू अस फॉर एनी रीजन, इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज दोज एटीट्यूड्स. और इनके जो रिवर्स एटीट्यूड्स होंगे, जो इनडायरेक्ट वाले हैं या लेस इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए, या नॉन बायोलॉजिकल बेसिस पे बने हुए हैं, या इनकोहेरेंट हैं, उनको चेंज करना आसान होगा. सो दे मे आस्क, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे केस स्टडीज में. वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स इज वेरी मच, शायद कास्ट के बारे में था, इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्टिज्म और कम्युनलिज्म एंड यू वांट टू चेंज हिज एटीट्यूड. तो उसमें शुरुआत यहीं से करनी है कि कौन से एटीट्यूड को चेंज करना आसान है, किनको चेंज करना मुश्किल है. वहां से बात शुरू करेंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो. नाउ द चेंज ऑफ एटीट्यूड्स, उसके भी दो टाइप्स होते हैं. एटीट्यूडिनल चेंज के भी दो टाइप्स हो सकते हैं. एटीट्यूडिनल चेंज के भी दो टाइप्स हो सकते हैं. एक को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट चेंज, एक को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट चेंज. कॉन्ग्रुएंट चेंजेस एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? ये वर्ड सुना है आपने? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मैथ्स में सुना है? इन द फ्लो. सिमिलर टाइप का तो कॉन्ग्रुएंट है और अलग टाइप का तो इनकॉन्ग्रुएंट. एकदम ठीक है, परफेक्ट. कॉन्ग्रुएंट को कंसिस्टेंट जैसा समझ लीजिए. कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, कॉन्ग्रुएंट, इनको बहुत क्लोज वर्ड्स मान सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप फार्मूले से समझ जाएंगे शायद. इस फार्मूले से कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस कोड लैंग्वेज का क्या मतलब हो सकता है? कि पॉजिटिव था और पॉजिटिव हो गया, प्लस था डबल प्लस हो गया. अब समझ में आ रहा है? पक्का? तो चार कोड लिखूंगा, बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या है? किसी पे गुस्सा आता था, अब नफरत हो गई है. पहले किसी से दोस्ती थी, प्यार हो गया है. प्लस से डबल प्लस, माइनस से डबल माइनस. और इनकॉन्ग्रुएंट में दोस्ती थी, अब क्या हो गया? दुश्मनी हो गई है. दुश्मनी थी, अब मोहब्बत हो गई है. जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, दुश्मनी से स्टार्ट हो गया फिर अंत में वो सब होता है. अब बचे दो एग्जांपल्स, वो भी यहां पर लिख देते हैं. क्या मतलब है इसका? अब ये लोग मेरी लैंग्वेज बोलने शुरू हो गए कि प्यार से नफरत हो गया, प्यार हो गया. बेसिक बात ये है कि अगर माइनस वाला माइनस में ही है, प्लस वाला प्लस में ही है, प्लस बढ़ा या प्लस घटा, बस प्लस बचा रहे, माइनस बढ़े या माइनस घटे, माइनस बचा रहे, तो है कॉन्ग्रुएंट. ठीक. तो पहला क्या है? पॉजिटिव था, सुपर पॉजिटिव हो गया. दूसरा है नेगेटिव था, सुपर नेगेटिव हो गया. सुपर नेगेटिव था, नेगेटिव रह गया. सुपर पॉजिटिव था, पॉजिटिव रह गया. क्योंकि साइड सेम है. जो पॉजिटिव था पॉजिटिव ही साइड में है, नेगेटिव वाला नेगेटिव ही साइड में है, तो ये कॉन्ग्रुएंट चेंज है. और जब साइड ही चेंज हो जाए, किसी से दोस्ती थी, दुश्मनी हो गई, दुश्मनी थी, दोस्ती हो गई, इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस. जैसे पॉलिटिक्स में जैसे होते हैं, अजीत पवार के साथ जो वो 2 दिन पहले, वो जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है वो कॉन्ग्रुएंट है कि इनकॉन्ग्रुएंट है? इनकॉन्ग्रुएंट है. क्योंकि जिसके साथ लंबे समय से अचानक पलटी मार के उधर चले गए, जिसके खिलाफ रोज नारे लगाते थे, साथ में खड़े हुए उसके, तो इनकॉन्ग्रुएंट चेंज है. और कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब अपनी ग्रुप में रहते, थोड़ा बढ़ जाता, गुस्सा बढ़ जाता, पर रहते अपनी टीम में, तो कॉन्ग्रुएंट चेंज हम मानते हैं, कुछ ऐसा होता. तो चलिए, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द एटीट्यूडिनल चेंज? फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूडिनल चेंज वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं. इसी में एक आएगा परसुएशन, जो कि अपने आप में कंप्लीट टॉपिक के बराबर माना जाता है. उसको हम डिटेल में एंड में देखेंगे. तो किसी का एटीट्यूड बदलना हो या बाई चांस बदले, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूड चेंज. तो देखिए क्या क्या है. फर्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चेंजिंग समवन्स एटीट्यूड. दूसरा होता है इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट. इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट. तीसरे हो सकते हैं पर्सनल चेंजेस.
चौथे हो सकते हैं ग्रुप चेंजेस या चेंज इन ग्रुप एफिलिएशंस। एक होता है परसुएशन, इसको विस्तार में लेंगे, पहले इन चारों को समझते हैं हल कर लिया क्या होता है। एक शब्द और आता है रोल प्लेइंग या चेंजिंग रोल्स, यहाँ लिख लीजिए रोल प्लेइंग, इसके भी दो लेवल्स हैं, और फिर परसुएशन ले लेंगे, ये 5 या 6 मान लीजिए। एकदम आसान आसान चीजें हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपसे कहा कि एटीट्यूड्स आमतौर पे बनते भी थॉट से हैं, चेंज का प्रोसेस भी शुरू कहां से होता है, थॉट से होता है। सो इफ यू गिव additional information which is credible, valid, based on facts, objective things to someone, there are good chances that you will be able to change his or her attitudes. जैसे आज हमने एक एग्जांपल लिया था यूसीसी वाला, तो आपने कहा था कि आसान नहीं है कि आप 2-3 घंटे में किसी के व्यूज बदल सके। एक बार एज्यूम करके देखिए फिर से कि आप 2 रूममेट्स हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम है, साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, यू हैव एडिक्वेट टाइम, और आप रोज हल्की हल्की बात करते हैं, फॉर वार्निंग नहीं होने देते उसको, ये एहसास ना हो कि आप बदलना चाह रहे हैं उसको, ना थोप रहे हैं अपनी बात उसके ऊपर। बात होती तो वैसे कहते हैं भैया बात करने का मन है तो बात कर लो यार, आई डोंट वांट टू इंसिस्ट, इफ यू वांट वी कैन टॉक, एंड आई एम कन्विंस्ड अबाउट यूसीसी बीइंग a rational thing, but I'm sure you don't want to listen to me, so leave it, क्या करेंगे बात करके, छोड़ो। एंड देन ही सेज अच्छा बात करो, बताओ तुम्हारे पास क्या आर्गुमेंट्स हैं। फिर आपने 3-4 फैक्ट्स बताए, एक दिन में थोड़ी सी डोज देनी, ज्यादा नहीं देनी एक दिन में, फिर आपने छोड़ यार चल गुल्ले पे खा के आते हैं, हल्का हल्का 2 दिन 4 दिन 6 दिन सारे फैक्ट्स आपने दिए, रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, बाकी देशों में क्या चल रहा है उसके डेटा उसको दिया, एंड व्हेन योर फैक्ट्स आर गुड, ऑब्जेक्टिव, रैशनल, they will make an impact maybe in the gradual process, and that is why it is believed if you want to change someone's mind, just give him or her the right information without imposing that. देखो पेरेंट्स को लेकर ना बच्चों के मन में एक बात होती है कि ये हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, मुझे आजकल कई ऐसे पेरेंट्स मिलने लगे जो कहते हैं कि हमारी बात बच्चा मानता नहीं एकदम, आपकी मान लेगा, समझा दो। मैं बोलता हूँ डील कर लेते हैं, मेरे वाला मेरी नहीं मानता, आप उसको समझा दो, मैं आपके वाले को समझा देता हूँ, शायद बात बन जाए, फिर डील कैंसिल हो जाती है। तो फिर एक पेरेंट बोले कि मैं ना आपकी वीडियो बच्चों को भेजता रहता हूँ, क्योंकि उसने अपने वही बोला होता है जो मैं उसको बोलता हूँ बार बार, आपकी बात सुन के बोलते वंडरफुल, मेरी बात सुन के बोलते क्या बोलते रहते हो यार। तो ये भी है ना कि आपको किस इंडिविजुअल की बात समझ में किसकी नहीं आ रही है, ऐसा तो होता है, बच्चों को पेरेंट्स से लेकर नफरत हो जाती है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द राइट प्रोसेस डेफिनेटली लीड्स टू एटीट्यूडल चेंजेस, ये पहला पॉइंट है। जब यूसीसी जैसा कोई इशू हो जो करंट सोशल डिबेट्स है, उसमें अगर क्वेश्चन है कि हाउ विल यू चेंज एटीट्यूड्स ऑफ दिस पर्सन, इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज करना है केस स्टडीज में। नंबर 2 इज इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, फोर्सफुली किसी के कॉन्टैक्ट में किसी को ले आना। व्हाट डज इट मीन? एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, बोलते हैं सोशल डिस्टेंस, ये उसका जवाब है। व्हाट इज सोशल डिस्टेंस? एक सवाल पूछे खराब सा, खराब नहीं, आसान सवाल है। आप में से जो बच्चे हिंदू हैं उनमें से कितने बच्चों के बहुत शानदार दोस्तों में 1-2 मुस्लिम दोस्त हैं? गुड, वेरी गुड। जो बच्चे मुस्लिम हैं उनमें से कितनों के पास 1-2 शानदार दोस्त हिंदू हैं? वेरी गुड। ये बहुत शानदार बात है क्योंकि यहाँ है, यहाँ फिर भी एक अच्छा चांस बनता है। गुड, वंडरफुल। अब दूसरा, ये ट्रेलर था, ये सवाल नहीं था, दिस वाज द ट्रेलर। इसका जवाब मुझे पता था कैसे आने वाला है, सवाल तो अब है। आप में से कितने बच्चों के कम से कम 1-2 शानदार दोस्त नॉर्थ ईस्ट वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट में आसाम छोड़ दीजिए, गुड, करीब। मैं जानता हूँ, मैं वो सारी प्रॉब्लम जानता हूँ जो कहना चाह रहे हैं कि दे डोंट मेक अस फ्रेंड्स, दे आर नॉट, आई मीन इन आवर सराउंडिंग्स, हाउ टू फाइंड देम, ये सब मैं जानता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इन ए सोसाइटी देयर एग्जिस्ट्स ए थिंग कॉल्ड सोशल डिस्टेंस। आपको उनसे थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं ठीक से रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, उनको आपसे लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। वो दिल्ली आएंगे तो अपने जैसे 3-4 दोस्तों को ढूंढ लेंगे, सेम स्टेट सेम कल्चर के, साथ साथ घूमेंगे, आप साथ साथ घूमेंगे। इंडिया से बाहर कभी आप जाएंगे, वहाँ भी होगा, वहाँ इंडियंस का ग्रुप होता है, पाकिस्तानी ग्रुप में चल रहे होते हैं, बांग्लादेशी ग्रुप में घूम रहे होते हैं, सभी ग्रुप हो जाते हैं। ये वही वर्ड है घेटोवाइजेशन, घेटो बन जाते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मसूरी में जब आप जाएंगे एकेडमी में, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ, जो यही एक्सपेरिमेंट होता है। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि व्हेन यू रीच मसूरी, दे पुट यू इन ए रूम विद ए रूममेट फ्रॉम अदर कल्चर। बेशक आप यहाँ के रूममेट दोनों वाइज बन जाए, और वहां जाके बोले हम दोनों साथ साथ हैं, कमरे दो में, तो यहाँ तो कमरा नहीं मिलेगा, यहाँ तो अलग रहना पड़ेगा। हरियाणा का छोरा रहेगा तमिलनाडु वाले के साथ, या नागालैंड का ऑप्शन है, और ऑप्शन है ही नहीं, डिसाइडेड है। तो 2 हरियाणवी साथ साथ गए थे कि हमें साझी कमरा दो जी, बोले नहीं तुम्हारा कमरा अलग अलग है, तुम्हारे साथ नागालैंड का बच्चा है, तुम्हारे साथ तमिलनाडु का बच्चा है। ये क्या बात हुई, हम बचपन से दोस्त हैं, बोले इसीलिए कमरा अलग कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए। अब ये लोग जब जाइए कमरे में, सोच के देखो, अब इशारों में बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सुन रखी हैं। तमिलनाडु वाला बेचारा परेशानी की हरियाणा का आदमी है, कहीं 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 रात को खाप बच्चा बिठा दे कमरे में, उसे तो अखबार पढ़ा है ना, ही नोज हरियाणा फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, उसे क्या पता लोग कैसे होते हैं। इधर नागालैंड वाला हरियाणा परेशान है, उसने सुना था कि वो खा जाते कुछ भी, वो अपने ऊपर मिर्च लगा रहा है, ठीक है अपने हाथ पर मिर्च लगा रहा है, जोर जोर से मिर्च का पेस्ट लगा लिया हाथ पर ऊपर। गलत फहमियों का लेवल सोच रहे हैं, इतनी गलत फहमी है, किसको रात को खाने जाए, मुझे सोई नहीं रहा, आँख खोल कैसे बैठा। यह है इनफोर्स कॉन्टैक्ट। जिन्हें एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां हैं, डिस्टेंस है, उन्हें एक साथ रख दो विदाउट गिविंग द चॉइस टू बी सेपरेटेड। वो चॉइस देनी ही नहीं है,
And in 100 days, 100 days की ट्रेनिंग होती है मसूल फाउंडेशन कोर्स. After 100 days, you find every year they find this Haryanvi and this Nagaland boy become the best friends. Best test friend जो आप बोलते हैं ना वैसा. जो बेस्ट के बाद EST लगाते हैं. वो गोलू बच्चे ऐसा लिखते कार्ड लिखते हैं. You are my best test friend. फिर 10-12 फूल पत्ती बनाते हैं और साथ में चॉकलेट रख के देते हैं. मोस्ट क्यूट चिल्ड्रन. और जो दूसरा हरियाणवी था वो तमिलनाडु वाले के साथ तमिल बात कर रहा है. 100 दिन में तो बढ़िया तमिल सीख गया हो तुम. और ये दोनों आपस में मिलते बोलते ठीक है भैया ठीक हूँ चलो अपना काम करो. आई एम गोइंग टू माई बेस्ट फ्रेंड. अभी बेस्ट फ्रेंड हो गई बेस्ट फ्रेंड हो गई. इसलिए जब किसी की एटीट्यूड खराब हो उसे फंसा दो ऐसी कंडीशन में कि कुछ दिन रहना पड़े दुश्मन के साथ और जब बाहर निकलेगा ठीक होकर निकलेगा. एक बहुत फेमस जोक है. एक आदमी को इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदुस्तानी था, पंजाब से था. उसको इंग्लिश सीखने का बहुत क्रेज था. बड़े बड़े आए हार गए. फिर वो गए इंग्लैंड. तो पता लगा वहाँ एक आदमी है रॉबर्ट जो इंग्लिश सिखा देता है. सो ही वेंट टू रॉबर्ट. उसने कहा रॉबर्ट इंग्लिश सिखा दो. रॉबर्ट ने कहा सिखा दूंगा बट आई हैव अ स्पेसिफिक मेथड. You will have to live with me in my home for 1 month. You will not be allowed to go outside. We'll be speaking only in English all the time. And after 1 month, when the gate is opened, your parents will come, friends will come. You will speak English with them comfortably. That is my guarantee. I have done this to at least hundreds of people. उसने कहा ठीक है, ये भी सही है. साथ में रहते. 1 महीना रहे. दरवाजा खुला, पेरेंट्स सामने थे. पहले रॉबर्ट निकला, बोला ऐ नहीं सीख सकता इंग्लिश. ये भी तो हो सकता है भाई. नहीं समझे. तो सब बता रहे दूसरे को तू क्या समझी मैं क्या समझी, मैं ये समझी तू क्या समझी. एसेंस ये है कि रॉबर्ट पंजाबी सीख गया और इनफोर्स कॉन्टेक्ट से ये होता पता चलता कौन किसको क्या सिखा देगा. बट यस, अगर दो अपोजिट आइडिया वाले लोग साथ रहें कुछ समय तक, मोस्ट लाइकली द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स विल बी वाइप्ड अवे, वाइप्ड आउट, क्योंकि एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा. एंड सोशल डिस्टेंस इज द मेन प्रॉब्लम because of which we have communalism, casteism, etc. Because we don't talk to those people. We just listen about them. We don't have direct access to them. And when you start talking to them directly, you find a lot of things you used to believe about them. They were just misconceptions or stories. They were not true. तीसरा हो सकता है कि पर्सनल चेंजेस हो जाए किसी इंडिविजुअल के अंदर, और पर्सनल चेंजेस से उसके एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं. किसी की पर्सनैलिटी चेंज हो गई, किसी का इंटरेस्ट ही बदल गया. मान लीजिए कोई आदमी बहुत मोटा था, फिर वो जिम जाने लगा और जिम जा जाके एकदम भिंडी जैसा हो गया है. मतलब काफी पतला हो गया है, खूब मेहनत करके पतला हो गया है. तो पहले जब उसको लोग बोलते थे चलो डांस करो डिस्को पे जाके, वो नहीं जाता था. उसको डर था कि मैं जाऊंगा टूट ना जाए, लोग मजाक बनाएंगे मेरा. पहले बनाते रहते हैं. अब क्योंकि वो भिंडी जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब लोग कहते भी नहीं क्या वो चलाया था डांस करने, जनरेटर भी करता रहता है. तो जब पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं तो समटाइम्स हमारे एटीट्यूड्स भी चेंज हो जाते हैं. इट हैज टू बी लिंक्ड विद दैट. ग्रुप चेंजेस, ये इनफोर्स कॉन्टैक्ट इज वन टाइप ऑफ दैट. बट यस, इफ योर प्राइमरी ग्रुप चेंजेस, इफ योर सेकेंडरी और रेफरेंस ग्रुप चेंजेस समटाइम्स, स्पेशली द प्राइमरी और द रेफरेंस ग्रुप्स, उनमें चेंज आता ही जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है. एक झटके में चेंज आता है. अभी आप जिस स्थिति में जैसे आईएएस बनेंगे ऐसा चेंज आएगा. एक तो चेंज सोशल परसेप्शन में आएगा. जो आपको पूछते तक नहीं थे वो रिश्ता निकालेंगे आपके साथ. यहां तक कहेंगे हम तो बचपन में ही समझ गए थे ये बच्चा खास है. अलग ही बात है इस बच्चे में. 200-300 चाचा मामा फूफा एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको जो आज तक नहीं मिले. वो तो एक एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट, अभी आपका सर्कल क्या है. अब जैसे मिलेंगे कुछ दोस्त होंगे, अधिकांश लोग जो तैयारी कर रहे हैं अभी वो स्ट्रगलिंग फेज में है. जैसे आप आईएएस बनेंगे एक झटके में आपका ग्रुप चेंज. आप किसी स्टेट में गए, चीफ सेक्रेटरी को आपने मैसेज करवाया कि सर आई एम रीसेंट आईएएस कैंडिडेट, आई हैव बीन सिलेक्टेड, गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, आई जस्ट वांट टू सी यू इफ यू आर फ्री. चीफ सेक्रेटरी बुला लेता है सीधे सेकंड में, क्योंकि सेम फैटर्निटी से आईएएस है. उस चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए कई लोग 8 महीने से वेट कर रहे हैं और आपको बुलाते खटाक से आओ बेटा जाओ, और बिठा के बोल रहा है और कैसा अच्छा लग रहा है, चिंता मत करो तुम भी बनो चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट इन स्टेट, लाइक द कैबिनेट सेक्रेटरी इन द सेंटर. सो चीफ सेक्रेटरी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी. एक झटके में बुलाते हैं. आपने अपने इलाके के एमपी के पास मैसेज किया कि सर माय नेम इज दिस, आई हैव गॉट इनटू आईएएस, वांटेड टू टॉक टू यू. फिर वहां से फोन आता है कि बेटा रुको मैं गाड़ी भेज रहा हूँ. 2 पहलवान आते हैं लेने के लिए, आइए सर आइए. पूरा ग्रुप चेंज हो गया. सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे बड़े बड़े लोग आपके दोस्त एक सेकंड में. तो जो रेफरेंस ग्रुप चेंज होता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, एटीट्यूड को चेंज कर देता है. सो द चेंज इन प्राइमरी ग्रुप, जैसे आप किसी लोकल स्कूल कॉलेज से पढ़ के जेएनयू चले गए, दोस्त चेंज हो गया. फिर लवासना चले गए, ग्रुप चेंज हो गया. लवासना में तो और कमाल है, जेएनयू जैसा कमाल होता है. इतने लोग हैं, हर स्टेट के लोग एक साथ. And you become good friends with many people who are totally different from your cultures. And you first time realize the meaning of India, the meaning of diversity in country. And then you relate to the diversified culture of the country. So the change in the primary and the reference group makes a big difference in the attitudes that we have. One is role playing. Role playing एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, आप भी कभी ट्राई करके देखिए इसको. ये किसी किसी सिचुएशन पर स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं. जैसे कोई बच्चा एम्पैथी जिसको ना हो, यू नो व्हाट इज एम्पैथी. एम्पैथी आगे आने वाला है, डिटेल में आने वाला है. एम्पैथी का सिंपल मतलब है इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, यू हैव एम्पैथी. अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूं, फीलिंग नहीं कह रहा हूं. इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ फीलिंग अदर्स पेन, दिस इज समवट सिंपैथी और कंपैशन.
हम समझेंगे सारा एम्पैथी सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, कंपैशन क्या, सब समझेंगे. बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, यू हैव द कैपेबिलिटी कॉल्ड एम्पैथी. बच्चों में एम्पैथी डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, पर बड़ा जरूरी होता है. बहुत छोटे बच्चों में तो एम्पैथी हो नहीं सकती है, 2 साल तक के बच्चों में. सो वन एग्जांपल वी जनरली डिस्कस इज, 1.5 साल का बच्चा है, माँ के साथ जा रहा है, केले का छिलका पड़ा हुआ था, माँ का पैर पड़ा, धूम से माँ गिरी, बहुत जोर से आवाज आई, खड़ाक की आवाज आई, एक हड्डी टूटी लग रहा है, बच्चा सांस में चल रहा था. बच्चे ने देखा कि माँ पेट नीचे, आवाज आई जोर से. बच्चे ने ऐसा सीन पहली बार देखा 1.5 साल में. उसे इतनी तेज हंसी आ रही है कि ठा के बार बार हंस रहा है वहां पर. माँ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, उठ नहीं पा रही है, पेन से परेशान है. बच्चा ठा के मार मार के हंस रहा है. जब बच्चे हंसते हैं अनकंट्रोल, आपने देखा ही हो ना, अनकंट्रोल हंस रहा है बच्चा. और फिर माँ की आंख में आंसू, तो माँ बोलती है 9 महीने रखा था पेट में. सोचो, पर माँ को चोट लगी, हंस रहा है, और माँ रो रही है. सडनली बच्चा रोने लग जाता है, और माँ बोलती है चलो एम्पैथी आई तो नहीं आई है. इसको इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, कि बच्चा किसी का बिहेवियर देख के नकल करने लगता है, बट फ्रॉम द इनसाइड ही इज नॉट एबल टू फील द पेन ही इज हैप्पी, ही हैज सीन दिस सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज वेरी हैप्पी. उसे सिर्फ वीडियो गेम में देखा था सीन, कि जब कोई फिसल गया, धूम से लगा, पिचक गया, फिर वापस आया. उसने पहली बार देखा रियलिटी में मम्मी पिचकी आज, तो उसको देख के अच्छा लग रहा है. बेचारा क्या करे बच्चा. सो इफ ए चाइल्ड बिलो 2 years इवन शोज एम्पैथी, इट मींस ही इज एक्टिंग. धीरे धीरे एम्पैथी आती है, 9 साल के बाद ठीक से आने लगती है. एंड देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि बच्चे अपने पेरेंट्स के पेन को समझें. और पेरेंट्स को बहुत दुख रहता है कि हम थक के आते हैं, एक गिलास पानी कोई नहीं पिलाता. हर घर की कहानी, ये नहीं कि पानी पिला जाती, बोलते चॉकलेट लाई, अरे यार अबे लालची. कुछ तो पेरेंट्स के लिए भी सोच रहे भाई, उनको भी तो पेन होता है, परेशानी होती है. एकदम एम्पैथी नहीं है, कसाई है सारे के सारे घर में, ये फीलिंग आती है. तो ये जो एम्पैथी वाला मामला है, ये विस्तार में तो बाद में आएगा. बस समझिए कि अगर कोई बच्चा एम्पैथी वाला ना हो, उसको सिखाने के लिए रोल प्लेइंग इज द बेस्ट मेथड. स्पेशली द बॉयज हु बिलीव, व्हाट डज योर मदर डू, नथिंग. तो मम्मी से पूछा आप क्या करती, कुछ नहीं करती. मैं तो पापा से पूछा आपकी पत्नी क्या करती, कुछ नहीं करती है. सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं करती है, और सारा काम वही कर रही है. तो जिस लड़के को इस बात का एहसास ना हो कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, उसको बोलना कि बेटा एक दिन के लिए मम्मी की जिंदगी जी लो, एक दिन के लिए. बोलना 1 हफ्ता, वो एक दिन वैसे टाइम हो जाएगा. तो बोला 1 हफ्ते के लिए मम्मी तुम्हारी जिंदगी जिएंगी, तुम मम्मी की जी लो. कहेंगे यस व्हाई नॉट. आप कहेंगे यस लेट अस स्टार्ट. तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए. सुबह 5 बजे उसको उठा देना, चलो भाई उठो, सबको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, नाश्ता बनाओ, और छोटू को खाना पैक करो. और छोटू नहीं तो मम्मी हो, छोटू वो है, खाना पैक करो, इसका ये जाएगा खाने लेके, तुम मम्मी हो, खाना पैक करो, चलो उसका. 3 घंटे होते होते बोलेगा नहीं मैं छोटू ही ठीक हूँ. मुझसे मम्मी नहीं चल पाएगी. इतनी मुश्किल लाइफ होती है, तब समझ में आता है व्हेन यू प्ले द रोल ऑफ समवन एल्स. देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समवन एल्सेस सिचुएशन, पुट योर फीट इन हिज शूज. उसके जूते में अपना पैर डाल के देखो, तब समझ में आता है. और इसके पीछे एक स्टोरी ये मानी जाती है कि एक बाप लंगड़ा के चलता था. बच्चा मजाक बनाता था कि पापा तुम ऐसे चलते, दोस्त मजाक बनाते कि तू लंगड़े का बच्चा है, ठीक से चला करो यार, तुम्हारे पैर तो ठीक है, ठीक से चला करो. बाप ने चिकोटी काटी, बेटा कोई बात नहीं जाओ. फिर बच्चा नाराज. बच्चा बोलता पापा मुझे जूते चाहिए. नहीं, बाप बोलता अच्छा बेटा दिलवा देते हैं, जूते दिलवा दिए. बाप फिर टेढ़ा चल रहा है, बच्चों को खराब लग रहा है, दोस्त मजाक बनाते हैं. तो एक दिन माँ ने बोला बेटा एक काम करो, एक दिन पापा के जूते पहन के जाओ. बोला ओके नाउ आई हैव 3 शूज. तो बाप के जूते पहनते ही पता लगा अंदर कील गड़ी हुई है. तब ये भी लंगड़ा के चलने लगा. तब समझ में आया कि एक ही जूते खरीदने के पैसे थे, वो बाप ने खर्च कर दिए उसके ऊपर. और लंगड़ा के चलना बाप का शौक नहीं है, इसलिए है कि बेटा खेल सके. और इस कद्दू को समझ नहीं आ रहा, क्या लंगड़ा चल रहे हो. मेरे दोस्त कहते हैं तेरे पापा ऐसा है. अरे उसका बेटा कैसे बोल तो देखो. ये होती है एम्पैथी. जिस दिन पैर आते हैं ना जूते के अंदर, तब समझ में आता है. सो डोंट जज अबाउट अदर्स, मे बी दे आर हैविंग टफ सिचुएशंस देन योर्स. और इसको समझाने का, whenever you have to change the attitudes of someone about empathy, about sensitivity, the best method is believed to be role playing. Put the person into the role of someone where he will learn empathy and sensitivity on his own. समझ में आ गया ठीक से. Now the last one is persuasion, जो अपने आप में पूरा चैप्टर है. We'll discuss persuasion in detail. ध्यान से ध्यान से ध्यान से. ये किसकी तरफ से है आपका? ये अच्छा अच्छा. अभी इस क्लास में एंट्री का टाइम क्या होता है, कितने बजे शुरू होती है एंट्री? मतलब 9 बजे आते हैं, 11 बजे एंट्री होती है. और आप चाहिए चलिए बात करेंगे. कितने बच्चे सुबह लाइन लगाते हैं 9 बजे के आसपास? 8:30 से आते हैं. और कितने बजे ठाठ से 1 बजे आते हैं? 1 बजे के बाद. हाँ, आप ही लोगों से देश चलेगा आगे, ध्यान रखना. जो लोग 2.5 घंटे खराब कर रहे हैं बिना बात के ना, आपको मैं तारीफ करूंगा कि 9 बजे आ जाते हो, क्या बात है, टाइम वेस्ट करते हो. नहीं वेस्ट करना चाहिए टाइम. चलिए चलिए परसुएशन पढ़ेंगे. परसुएशन इज व्हाट? परसुएशन इज वेरी क्लोज टू कन्विंसिंग समवन. अच्छा कुछ हुआ मुझे पता नहीं लगा, शायद किसने कुछ बोला मैं सुन नहीं पाया. ऐसा कुछ हुआ? क्या हुआ, किसने बोला था? आपने क्या बोला?
मॉर्निंग वाली क्लास होती है 8 से 10:30 तक, उसके बाद फिर कहीं आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब इनकी शिकायत ये है कि हम अभी उसी ग्रुप में हैं, 10:30 क्लास होती है, 10:30 क्लास होती है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो दुनिया में किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है ना, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, टेंशन नहीं लेनी। इतनी दिक्कत के बाद भी आप आगे बैठी हैं। हाँ भाई, एक बार फिर से बोलो भाई, फिर से बोलो। आप लोग चुप रहे, चुप रहे, वाह। वैसे वैसे इसका जवाब ये है कि सब मिल जाएगा, तमन्ना करने की जरूरत क्या है? कोई तमन्ना करना पर्पस है जिंदगी का कि मैं तमन्ना नहीं कर पा रहा? तो तमन्ना करना कोई ऐसी चीज है कि होनी चाहिए हमेशा, मिल गया तो बढ़िया है, क्यों तमन्ना करनी है हमेशा? ऐसा थोड़ा। चलो खैर ठीक है, अपना अपना व्यू पॉइंट है। दिस इज परसुएशन। आप लोग बीच बीच में मतलब उस मूड में थे कि नहीं पढ़ेंगे चाहे जो लें, फिर मैं बहला फुसला के लाता हूँ यहाँ पर आपको, एक दो कहानियां सुनाता हूँ, फिर यहाँ फंसाता हूँ फिर थोड़ा। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आता है जो हम लिटरेचर में यूज करते हैं, आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है एक्जेक्टली। एक बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा था। मुंडन यू नो, मुंडन का मतलब जब बच्चे को गंजा करते हैं 1 साल या 3 साल की एज में। तो जब मुंडन को ध्यान से देखना, दैट इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। छोटा सा बच्चा प्यारा सा, उसको नहला धुला के तैयार किया गया है, बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, उसको देख के शक हो रहा है कुछ तो है, लेकिन अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि आज कौन कटने वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कि कोई और, उसको आइडिया नहीं है। तो लोग सब उसको प्यार करे, चिकोटी काट रहे, कितना प्यारा बच्चा है, सो क्यूट, ऐसे कर रहे हैं। इतने में एक अंकल आते हैं, उनके हाथ में उस्तरा है, तो उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार आज। क्या लोग उसको बहलाते रहते हैं, वो भी कंफ्यूज होते रहता है। अंत में वो जो अंकल हैं बाहर से हैं, वो बैठे हैं और बच्चे को बुलाते हैं, गोदी में उठाते हैं। उसे डाउट हो रहा है, उसके पापा मम्मी और सब सामने बैठ के झुंझुना बजा रहे हैं ऐसे। जैसे वो झुंझुने में खोता है ऐसे करके पीछे से शुरू होता है कार्यक्रम। उसको अचानक खुजली होती है, ऐसे देखते मुड़ के कि ये आदमी क्या कर रहा है भाई। जैसे पीछे मुड़ता है, अचानक झुंझुना जोर से बजता है ऐसे ऐसे, समझ नहीं पाता यहाँ देखूं कि वहाँ देखूं, फिर वो झुंझुना देखने लगता है ध्यान से, और झुंझुना बजते बजते साफ हो जाता है। तो झुंझुना है क्लास में होने वाले जोक्स, मैं हूं वो नाई, और आप लोग क्या है, आप लोग उस तरह बच्चे। चलो चलो, और उस तरह से सफाई हो रही है, वो पढ़ाई है, तो पढ़ाई करना आसान नहीं होता, उसके झुंझुना जाना पड़ता है बीच बीच में, इससे बात बनते हैं। चलो हंसी मजाक हो गया, अब आएंगे परसुएशन पर। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ये 9 बजे खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। एंड देन, हाँ तो ऐसे तो होता है, इसमें नया क्या है। एंड देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ 2 days फॉर मी, एंड फॉर यू देयर इज अ ब्रेक ऑफ 2 days फॉर रिवीजन। ठीक, चलो। सो वी आर स्टडिंग द फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूडिनल चेंज, हाउ द एटीट्यूड्स आर चेंज्ड, एंड वी हैव सो फार अंडरस्टूड 5 मेथड्स और 5 फैक्टर्स, जिनमें कौन कौन से थे ध्यान है आप लोगों को? एक था एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक था इन्फोर्स्ड कॉन्टेक्ट, एक था रोल प्लेइंग, एक था ग्रुप चेंजेस, एक था पर्सनल चेंजेस। नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट पावरफुल व्हिच हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस इज परसुएशन। सो व्हाट इज परसुएशन? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट इज परसुएशन? तो परसुएशन सिंपल, मैंने आपसे कहा, परसुएशन इज एनी कॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज समवन्स एटीट्यूड्स, एनी कॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज समवन्स एटीट्यूड्स और एटीट्यूड। कॉन्शियस होना चाहिए, अनकॉन्शियस नहीं। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, धड़ाम से गिरे नीचे, हड्डी टूट गई, और दूसरा व्यक्ति बोला मेरा ये परिवर्तन हो गया, ये परसुएशन नहीं है, ये एक्सीडेंट है। It has to be conscious effort, है ना? So if someone is doing a conscious effort or attempt to change someone's attitudes, then it is known as persuasion. ठीक? Persuasion छोटा भाई है किसका? प्रोपेगेंडा का। आप जानते हैं वर्ड क्या होता है? In the time of Cold War, this used to be a very important word. प्रोपेगेंडा का मतलब होता है an organized and sustained effort of persuasion. जनरली मानते हैं कि ये स्टेट करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टेट ही करे। कैन बी डन बाय इवन प्राइवेट प्लेयर्स, कैन बी डन इवन बाय ए फैमिली और ए ग्रुप। तो ऑर्गेनाइज एंड सस्टेन का मतलब क्या? मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 ने मिलकर एक का बदलना एटीट्यूड, 10 लोग लगे हुए हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं कि आज तुम ये बोलना, बाकी लोग चुप रहेंगे, तब 3 दिन का ब्रेक देना है, नहीं तो रिएक्टेंस हो जाएगा। चौथे दिन नंबर 3, आज तुम्हारा काम है, आज तुम्हें जाके अचानक मिलना है और एक लेख पढ़ा देना है उसको। नंबर 7, आज से 4 दिन बाद तुम जाओगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट है, सस्टेन एक झटके में नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे लगातार हो रहा है, और ये हमारे साथ भी लगातार होता रहता है। सो व्हेन समवन इज ट्राइंग टू change the attitudes of some people in an organized and sustained manner, then this kind of persuasion is known as propaganda. ये भी क्लियर है अपनों को? परसुएशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने आज आपको पहले बताया था कि हम हर समय परसुएसिव कम्युनिकेशन से घिरे हुए हैं। परसुएसिव कम्युनिकेशन इज एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इंटेंड्स टू परसुएड ए पर्सन। फॉर एग्जांपल, ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो
वॉल्स पे हो, दीवारों पे हो, पोस्टर्स में हो, आप जब भी कहीं जाते हैं आप लगातार ऐड देखते हैं, एलईडी स्क्रीन लगी उस पर चेंज होते रहते हैं फटाफट, और वो आपकी अटेंशन सीख करते हैं। सो दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल स्पीचेस, उनका पर्पस क्या होता है कि किसी तरह से अंत में वोट हमको देना भाई। सो दे आर ट्राइंग टू परसुएड यू ताकि आप उनको वोट दें और उनको पावर में ले आए, तो वही परसुएशन है। यहां तक कि अगर आप अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और वहां कोई स्पीच चल रही है, वो भी वही कोशिश है परसुएशन की। यहां तक कि स्कूल कॉलेज में या यहाँ जो क्लासेस चलती हैं, जो टीचिंग है क्लासेस में, उसका भी एक पार्ट ऐसा है जो परसुएसिव है। बल्कि बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स को क्या परसुएट करेगा? बट इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट फैक्चुअल, इट हैज समथिंग टू डू विद थॉट्स, आइडियाज, then the classroom experience automatically becomes to some extent persuasive communication. Clear है? So persuasion is everywhere. यहां तक कि जब आपके दोस्त आपसे बात कर रहे हो, एक रिस्क है कि कहीं उनको किसी ने सुपारी तो नहीं दी है कि मेरी बात करवा दो, और वो बीच में कह रहे हैं कि वैसे वही है तो अच्छा इंसान, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन वैसे है अच्छा इंसान, देख लो वैसे है अच्छा इंसान, और आपको लग रहा है कि सबसे अच्छा दोस्त भी सुपारी वाला निकला। हर जगह परसुएशन में ध्यान रखना है। एवरीवन वांट्स टू परसुएड यू फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट्स, सो यू हैव टू फेस परसुएसिव अटेम्प्ट्स एवरी मोमेंट, और इसी का ध्यान रखना है। सो अब आते हैं परसुएशन पर। परसुएशन की अप्रोच दो तरह की होती है। परसुएशन को समझने वाले लोग दो तरीके से समझाते हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, हम इसी पर ज्यादा फोकस करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी को हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच कह लीजिए। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप ना करें तो हाल जो होता है ना, बड़ा खराब हो जाता है। एक कल्चर के लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम दंगल जा रहे हैं, सारे पहला दंगल में जीत मैसेज कर रहे थे, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है। दूसरी कंट्री में लोग लेबोरेटरी में बायो वेपन्स बना रहे हैं, वायरस बना लिया, और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आ जाओ। उन्होंने उनकी नहर में छोड़ दिया वायरस, और ये कह रहे आओ थोड़ा पानी पी लेते हैं। और 6 फुट के 4 फुट चौड़ाई वाले 3 फुट गोलाई वाले लोग, एक बूंद पानी पिया वायरस खा गया उनको। अल्टीमेटली नॉलेज विंस, बाकी सब कहने की बातें हैं, नॉलेज के सामने कुछ नहीं चलता है। नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज वारफेयर सब कुछ नॉलेज पे टिका हुआ है। यही साइकोलॉजी में हुआ। आप दंग रह जाएंगे कि किस लेवल पर रिसर्च चल रही है, दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो नेक्स्ट लेवल एआई से आ गया है, और किस लेवल पे है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का खेल है सर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में देयर वाज अ डिबेट अमंग यूनिवर्सिटीज कि कौन सा सब्जेक्ट वॉर में देश के काम आया। इकोनॉमिक्स वाले बोले हमारा काम आया, हाउ टू डील विद द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर, हाउ टू कंट्रोल द एनिमी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी कैन टेल। मिलिट्री साइंस वाले सबने बताया। फिजिक्स वालों ने कहा कि हम परमाणु बम बना देंगे, न्यूक्लियर बम फेंकी, वो फिजिक्स ने बना दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ने मिलकर बना दिया। बायो वाले कह रहे हैं कि हम इलाज ढूंढ रहे हैं कि हमारे सैनिक जो घायल होंगे तुरंत कैसे ठीक हो, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सिस्टम। तो बायो वाले भी सेफ हो गए। लिटरेचर वाले बोले हम क्या करें, फिलोसफी वाले तो भाग्यवान से कि हम तो बातें नहीं करेंगे इस टाइम। हम कैसे बात करें इस समय, वी डोंट हैव एनी आर्गुमेंट। तो साइको वालों ने पूछा कि तुम, अच्छा पीएसआई वाले बड़े परेशान थे, क्या करें? तो पीएसआईआर में उसी समय बिहेवियरलिज्म नाम से थॉट पैदा हुई, व्हिच डील्स विद द प्रैक्टिकल रियलिटीज एंड नॉट विद द आइडियल्स। साइकोलॉजी में क्या हुआ? साइकोलॉजी वाले बोले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनिमी साइकोलॉजी एंड वी विल मेक श्योर दैट दे आर साइकोलॉजिकली डिफीटेड। हम उनके एटीट्यूड स्टडी करेंगे, हम उनका साइकोलॉजिकल किस लेवल पे है, क्या करने से वो टूट जाएंगे बुरी तरह से, ये स्टडी करेंगे, एंड वी विल एडवाइज द आर्मी एंड द मिलिट्री टू प्ले विद देयर साइकोलॉजी। और ये आपको समझ में आता है कि वॉर इज अल्टीमेटली ए गेम ऑफ साइकोलॉजी, नॉट ओनली ऑफ द वॉरफेयर, इट्स बेसिकली साइकोलॉजी। आपको सामने की टीम का कॉन्फिडेंस खत्म करना होता है। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो फिर काहे के तोप खाना काम नहीं आता, कॉन्फिडेंस खत्म करना है, एंड दैट इज साइकोलॉजी। तो ये खेल खूब चल रहा था उस समय। ये बात है कि अगर हम ये समझ लें कि आदमी सोचता कैसे है, एंड इफ वी कैन कंट्रोल द सिस्टम ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर्स। पहली अप्रोच क्या कर रही है? उन्होंने ये रिसर्च की कि किस चीज का असर पड़ता है। आपको सरप्राइजिंग लगेगा शायद, एडवर्टाइजमेंट्स में कौन सा कलर यूज करना है इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। कौन से कलर का इंपैक्ट कैसा पड़ता है, किस साइज का फोन होने से इंपैक्ट कैसा पड़ेगा। लोगों ने पूरी पूरी जिंदगी इसी पे खर्च कर दी है, और आप अखबार पढ़ते हैं ऐसे ही, आपको ऐसे समझ नहीं आता कितना इंपैक्ट चला गया, आपको अंदाजा नहीं है। लोगों ने 30 साल इसी पे रिसर्च की है कि व्हाट साइज ऑफ फॉन्ट, व्हाट कलर ऑफ फॉन्ट, व्हाट लोकेशन ऑन द पेज विल इंपैक्ट द रीडर मोस्ट। फिर आप न्यूज पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि 60-70% न्यूज जो होती है वो पेड न्यूज होती है, और उस न्यूज के बीच में एक आध लाइन में सारा खेल हो जाता है। पूरी न्यूज होती है एज इट इज, बीच में एक आध लाइन में एक दो नाम आते हैं, वहीं सारा खेल हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अ पेड न्यूज। आपको समझ भी नहीं आएगा, अनकॉन्शियसली चला जाएगा। इन ए फंक्शन देयर वर 70 फोटोग्राफ्स टेकन बाय द फोटोग्राफर, उनमें से कोई एक आएगा, वो एक कौन सा आएगा, सारा खेल उसमें हो जाएगा। दिस इज हाउ पीआर एजेंसीज वर्क विद द न्यूज़पेपर्स, विद द टीवी चैनल्स एटसेट्रा। दे वांट टू कंट्रोल आवर माइंड। हम क्या सोचें, कैसे सोचें, कितना सोचें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सबकी कोशिश होती है। अब तो सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो गया। Many people they can have their channels and they can spread their idea and ideology as well. Otherwise क्या था, कुछ अखबार, कुछ टीवी चैनल, सबको कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है? कम से कम सरकार की तो बड़ी बात नहीं है। कोई अंबानी अडानी करना चाहे कौन सी बड़ी बात है, कर लेगा। सोशल मीडिया है तो एटलीस्ट वी हैव ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी।
we have the spread of free information, a lot of people who can tell their viewpoints, at least they're accessible to us. अमेरिका में जब इलेक्शन में बराक ओबामा जीते तो एक किताब है, क्या नाम है, द ऑडेसिटी टू विन नाम से किताब है, इलेक्शन कैंपेन की बारीकियां उसमें है। इस लेवल तक काम होता है कि जो मेरा अपोनेंट है जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं मुश्किल तो 7-8 सेकंड सोच के फिर जवाब देता है, और ये 7-8 सेकंड का गैप व्यूअर को अच्छा नहीं लगता। So what we will do is, in any public debate, we will have 4 or 5 difficult questions one by one, so that this gap comes again and again, and there is a sense of irritation among the voters. इस लेवल पर रिसर्च चलती है आजकल, और यहाँ आते आते तो हद ही हो गई। Now they have come to understand how do we process information, and if an advertiser can control the process of your thought, the process of your processing of thoughts, then in a way they are able to control your mind and your choices. Persuasion का मतलब है कस्टमर को ये फील करवाना कि जो उसकी चॉइस है वो उसी की चॉइस है, पर वो होनी चाहिए हमारी चॉइस। समझ में आ गया? नज वर्ड सुना है, नज? इस पे भी नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। नज का जिक्र करूंगा बीच में। नज आजकल इकोनॉमिक्स का एक नया वर्ड है जो परसुएशन से जुड़ता है। और अब एआई के लेवल पे क्या होता है, आपका जो फोन है ना जासूस है, फोन पास में रखा, कुछ बोलिए, बस कुछ बोल दीजिए कि बाइक खरीद लेते हैं, बाइक बाइक 3 बार बोल दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद देखिए सारे बाइक के एड्स आने आ जाएंगे सामने। आपके मन में क्या रहा है वो भी मशीनें सुन रही हैं और वो एड आपके सामने लेके आ रही है। बाइक की 4 एड हैं, कौन सी दिखानी है, आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास है। आप इंस्टा पे कौन सा वीडियो देखते हुए रुके थे, कौन सा 3 बार देखा था, कौन सा फोटो फैला के देखा था, उस फोटो के टैग्स कौन कौन से हैं, उसमें से एक टैग है गर्ल, एज, तो लिंक करते हैं कि इस आदमी को बाइक बेचनी है पर इसका इंटरेस्ट ज्यादा उस तरफ है, तो 4 में से वो एड आपको दिखेगा जैसे बाइक पे लड़की बैठी होगी, क्योंकि वो आपकी रग रग से वाकिफ है। इस लेवल पे अटेम्प्ट्स होते हैं आजकल, और आप सोचते हैं मैं बाइक की बात सोच ही रहा था, अचानक आ गया, डेजावू जैसा लग रहा है। डेजावू नहीं है, बैंड बज गया आपका डेजावू, सारा खेल हो गया, आपको पता भी नहीं चला। आधे घंटे में तो फोन आने लगते हैं कि सर आपको बाइक का सपना आया था, आप कह रहे हैं आया तो था, लेकिन सर हम बाइक लेके आ रहे हैं, कौन सी बाइक चाहिए? आप कह रहे पैसे क्या मेरे पास, सर पैसे किसने मांगे, आते रहेंगे पैसे, क्या फर्क पड़ता है, आप बस बताइए कौन सी बाइक चाहिए, क्योंकि उनको बेचनी है, टारगेट है उनका। फिर आप कहते हैं ऐसे, सर टेस्ट कर लीजिए, ले टेस्ट कर लीजिए, अच्छा टेस्ट कर लीजिए, लाइट टेस्ट के लिए घुमाया, फिर पीछे पड़ गया, सर वहां बताना पड़ेगा, सर बताना पड़ेगा, सर फॉर्म तो भर दीजिए। आप कह रहे पैसे, सर पैसे कहाँ मांगे, अब फॉर्म भरिए, फॉर्म भरा, एक साइन करवा के ब्लैंक 5-6 कागजों पे, हर महीने आपको पैसे देने हैं, हो गया, बाइक आ गई शाम तक। सिर्फ ख्वाब आया था, शाम को बाइक आ गई। अब 1 महीने बाद इंस्टॉलमेंट नहीं पहुंची तो वापस चली जाएगी, बोलिए उससे क्या फर्क पड़ रहा है? दिस काइंड ऑफ परसुएशन यू आर लिविंग, वी आर लिविंग इन सच टाइम्स। तो हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे वो तो सिंपल है, हम सब जानते हैं। ये वाली है जो दिमाग को कंट्रोल कर लेने की कोशिश है। मैंने 2 वर्ड्स बोले थे आपके सामने, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग एंड सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। आई एम श्योर कि आप भूले होंगे, लेकिन अगर बाई चांस याद रह गया हो तो ये वही चीज है जो हम फिर से समझेंगे, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच टू परसुएशन, इसमें 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला ये कि हु इज द परसुएडर, हु कम्युनिकेट्स व्हाट टू whom एंड हाउ, ये एक सेंटेंस है। सो हु कम्युनिकेट्स, परसुएडर कम्युनिकेट्स, तो परसुएडर इज द हु कम्युनिकेट्स व्हाट इज द मैसेज, to whom is the audience, and how is the method of communication। क्या कुछ खास हुआ, क्या हुआ था, किसी वर्ड पे हुआ? चलिए चलिए देखिए, 4 चीजें हैं। एक है हु, सेंटेंस ध्यान रखना है, हु कम्युनिकेट्स व्हाट टू whom एंड हाउ। तो जो 4 वर्ड्स हैं उन 4 वर्ड्स का लिंक बनता है हु का परसुएडर से। परसुएडर इज द पर्सन हु इज परसुएडिंग समवन। यस, हाँ, एक ही अर्ली ट्रेडिशनल एक ही बात है। हाँ, अर्ली लिखिए, ट्रेडिशनल लिखिए की बात। हम अर्ली भी कहते हैं, दूसरे वाले को कॉग्निटिव भी कह देते हैं, जो कंटेम्परेरी अप्रोच है उसी को कॉग्निटिव अप्रोच भी कह देते हैं। आप ऐसा करिए, इसको ट्रेडिशनल ऑब्लिक अर्ली कह लीजिए। आपसे कभी वो पूछेंगे नहीं कि इसका नाम क्या है, इसको कॉग्निटिव भी कहते हैं, ठीक है? ऐसे तो टेक्निकल वर्ड्स में कहीं कहीं कॉग्निटिव अप्रोच आप पढ़ेंगे। कंटेम्परेरी इज फ्रॉम द टाइम स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल का मतलब जो पुराना चला रहा है, पर कई बुक्स में अर्ली एंड कॉग्निटिव लिखा होता है, कहीं ट्रेडिशनल कंटेम्परेरी लिखा होता है, दोनों बातें चलती है, ठीक है? नोट्स में क्या लिखा, कॉग्निटिव और अर्ली, हाँ तो उसको यूज कर लीजिए। तो ट्रेडिशनल की जगह अर्ली कर लीजिए, आपको उससे अच्छा लगेगा। अर्ली अप्रोच टू परसुएशन, ठीक है? अर्ली कर लीजिए। अब इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं, एक परसुएडर के बारे में, एक मैसेज के बारे में, एक ऑडियंस और एक मेथड। तो परसुएडर से शुरू करते हैं। कुल मिला के 7-8 पॉइंट्स इन सब में मिला के हैं, उन्हें जल्दी से समझ के फिर फ्री करते हैं आपको। देखो परसुएडर के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। इफ यू आर ट्राइंग टू परसुएड समवन, किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, परसुएडर कैसा होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। परसुएडर की सबसे पहली कैपेबिलिटी या अच्छी बात मानी जाती है उसकी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, तो कौन आपसे कह रहा है उस पर ट्रस्ट कितना है आपका, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इफ द परसुएडर इज ट्रस्टवर्दी,
देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट द पर्सन विल बी परसुएडेड। बस परसुएड होने वाले इंडिविजुअल को गहरा ट्रस्ट हो कि जो बोल रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो मेरी केयर करता है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। So anyone that you have in your life who happens to be a credible resource, maybe your parents, maybe someone else in your family, or maybe someone else in your community who is not related to you directly, if that person is there to convince you or persuade you, the chances are very high that you will be persuaded. अगर टीवी के एड्स में देखना हो तो आप अक्सर देखेंगे कि जो डेंटल क्रीम होती है, टूथपेस्ट, उनके एड्स में डेंटिस्ट आपको दिखते हैं और बहुत क्यूट होता है। डेंटिस्ट ने सफेद कोट पहना है और स्टेथो लगा रखा है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि डेंटिस्ट कहाँ लगाता हुआ इसको। कभी ऐसा हुआ कि आप डेंटिस्ट के वजह से स्टेथो दांत लगा के देखा कि दांत के अंदर क्या हो रहा है, और जितने एड्स आते हैं उसमें डेंटिस्ट ने स्टेथो लगा रखा होता है अपने गले में, तो हाँ हो सकता है वाइटल्स के लिए होता होगा। उसके पीछे का रीजन समझो। इंडियन साइकोलॉजी में स्टेथो लगते ही भरोसा लगता है कि डॉक्टर है। सफेद कपड़े तो कई लोग पहन लेते हैं, तो सफेद कपड़े के बाद भी कुछ कमी रह जाती है, स्टेथो लगते ही भरोसा लगता है डॉक्टर है। और डॉक्टर पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, और आप सोचते हैं अच्छा टूथपेस्ट में भी देखना होता है नमक हल्दी मिर्च है कि नहीं है। फिर वो कहता है, फिर वो कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोल के समझाता है कि नमक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में नमक खत्म होने वाला है। और फिर आपको लगता है डॉक्टर कह रहा है ठीक कह रहा होगा, क्रेडिबल है। सो ए पर्सन लुकिंग लाइक ए डॉक्टर, और नीचे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर XYZ डेंटिस्ट, और भरोसा, अच्छा सच्ची डॉक्टर है, अच्छा एक्टर नहीं है, सच्ची डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। और ये मन में आते ही उस डेंटल क्रीम की सेल बढ़ जाती है, बिकॉज ए क्रेडिबल सोर्स हैज सेड दिस थिंग टू यू। तो नंबर 1, जब भी परसुएशन करना हो, किसी को समझाना हो, क्रेडिबल सोर्स को भेजना। आप खुद हैं तो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करें क्रेडिबिलिटी को। नंबर 2, क्रेडिबल सोर्स को भी एक बात ध्यान रखनी है कि जो परसुएडर है, इन द प्रोसेस ऑफ परसुएशन इट इज नेसेसरी दैट देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव ऑफ द परसुएडर। परसुएडर को परसुएशन के प्रोसेस में ये फील करवाना है कि मेरा कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हारे फायदे की बात है, देख लो, बेशक उसका फायदा हो। अब इलेक्शन आने वाले 24 का, अब नेताओं को देखने से बोलते हैं, देखो भाइयों बहनों, मेरी तो उम्र हो गई है, फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा, मेरा क्या है, और मैं थक भी गया हूं, अब आप लोग संभालो, देश आपका भी तो है, सिर्फ मेरा थोड़ा है, अब आप संभालो, मैं थक गया हूं, मजबूर करोगे तो मैं कर लूंगा कुछ दिन का, मेरा मन नहीं है, आप लोग देख लीजिए। फिर दूसरा बोलेंगे नहीं नहीं आप ही चाहिए हमें, आप ही चाहिए हमें। फिर बोले अच्छा ठीक है रुको, आप इतना ही कहते हैं तो मैं एक बार और तैयार हूं, लेकिन मेरा मन नहीं है, लेकिन देश के लिए कुछ करना होगा, तो देश का बच्चा पीछे कैसे हट सकता है। अब इसमें आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन कैंपेन कर रहा है और किसको वोट चाहिए, कौन मांग रहा है, कौन देने वाला है। आप गए थे हीरो बन के हमसे वोट मांगेंगे, आप ही मांग रहे नहीं, प्लीज 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 नहीं, रिलेशनशिप चेंज हो गई अचानक। दूसरी रैली में गए, वो कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं, ये लोग आपके खिलाफ ये कर रहे हैं, मैं बचाऊंगा आपको। आपको समझ नहीं आता कि ये लोग वोट मांग रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं। अच्छा, क्रेडिबल परसुएडर कभी ये शो करेगा ही नहीं कि वो कुछ मांग रहा है आपसे, नो अल्टीरियर मोटिव एट ऑल, जस्ट टू से दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, इफ यू वांट मी टू सर्व इट्स फाइन, इफ नॉट आई एम मोर हैप्पी। मुझे तो फुर्सत मिल जाएगी भाइयों बहनों, बहुत आराम मिल जाएगा, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे फ्री कर दो, ये तो पार्टी का आदेश है, इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरा तो एकदम मन नहीं है, मेरी एक बात मानो, मुझे हरा दो, बड़ा एहसान होगा मुझ पर, देश का जो होगा होगा, मुझ पर एहसान होगा। बीच में हिंट कर दिया देश का जो होगा होगा, और आपके मन में अच्छा ऐसे छोड़ देंगे, तुझे बनना होगा फिर से। और समझ नहीं आ रहा किसने किसको परसुएड किया। So in a good process of persuasion, the ulterior motive should not be seen in the speech or the communication of the persuader. ऐसा बस समझ में आ रही? चलो, तीसरी बात यह है कि एक अच्छा परसुएडर जो है सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर, या सिमिलैरिटी इज ए गुड क्वालिटी इन द परसुएडर्स। व्हाट इज सिमिलैरिटी? जिस ग्रुप को परसुएड करना है, परसुएडर भी लगभग वैसा होना चाहिए, वो ये वाली फीलिंग की ही बिलोंग्स टू अस, शी बिलोंग्स टू अस, ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है। कभी कभी इसका रिवर्स भी चाहिए होता है, पर आमतौर पर फीलिंग जरूरी है। 2 एड्स याद कीजिए, एक सीमेंट का एड है, उसमें एक अंग्रेज आता है, हिंदुस्तानी अंग्रेज टॉम वॉल्टर, और बोलता है सस्ता नहीं टिकाऊ सीमेंट, है ना, सुना आपने? कौन सा अच्छा, महंगा, जो भी है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ऐसे कुछ बोलता है ना। देखिए अब आप ये पढ़ रहे हैं ना, अब से एड्स को ध्यान से समझना कि क्या खेल चल रहा है, उसके पीछे का खेल अलग है, अभी वो भी समझेंगे क्यों वो खेल है। बट टेल मी वन थिंग, जैसे इंडिया में हम मानते हैं कि, कुछ लोग मानते हैं कि पॉपुलेशन में अलग अलग कम्युनिटीज में पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग है, जो कि हमारा जो डेटा है वो बताता है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हम सारी कम्युनिटीज जहां ज्यादा है पॉपुलेशन उनको समझाएं। वन ऑफ देम वाज मुस्लिम्स। अब आपको समझाना है, इमेजिन कीजिए कि मुस्लिम समाज के बीच में स्पीच होनी है समझाने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना आपके हित में, सबके हित में, और स्पीच देने के लिए भेजा है योगी जी को। आप एज्यूम करना इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? लोग कहेंगे अच्छा अच्छा, अब देखो तुम क्या फायदा हुआ, मामला उल्टा पड़ गया। सो यू हैव टू सेंड समवन अबाउट whom द कम्युनिटी बिलीव्स ही इज वन ऑफ अस। सिमिलैरिटी, अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन को कुछ समझाना हो तो परसुएडर हैज टू बी फ्रॉम द ब्लैक फैमिली, ब्लैक कम्युनिटी। व्हाइट पॉपुलेशन को समझाना है तो परसुएडर हैज टू बी फ्रॉम व्हाइट एथनिक ग्रुप, क्योंकि जैसे ही अपने ग्रुप से कोई होता है एक ट्रस्ट पैदा होता है कि दिस पर्सन
विल नॉट ब्रीच द ट्रस्ट। और तब जो बात होती है उसकी बात अलग होती है। इसलिए आप देखेंगे मोदी जहां भी जाते हैं शुरू के 5 मिनट बोलते हैं कि मैं तो यहीं से जुड़ा हुआ हूँ। वो उनका स्टाइल है कि सबको लगे कि मैं तो यहीं का हूँ। वो दुनिया भर में सबको बताते हैं कि मैं तो यहाँ से कनेक्टेड हूँ। स्टाइल है भाई, ये बड़ा खास स्टाइल है, हर जगह ऐसी बात करते हैं। और अधिकांश नेता जहाँ जाते हैं वहाँ की टोपी पहन लेते हैं, वहाँ के कपड़े पहन लेते हैं। कई बार देखने में अलग लगते हैं लेकिन वो पहन लेते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी में जाते हैं वहाँ की ड्रेस पहनते हैं नेता, क्योंकि ये फील करवाना होता है कि आई एम वन ऑफ यू। सो सिमिलैरिटी, जिससे ये भरोसा जमे, ट्रस्ट पैदा हो कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू अस। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि डीयू में जो स्पीच हुई उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो 10 मिनट यही है कि नॉर्थ कैंपस के छोले भटूरे, साउथ कैंपस की चाय डेफिनेटली उन्होंने नहीं पी होगी, पर ये सेंटेंस बोलते सब पगला गए, अरे इनको ये भी पता है, अरे ये तो हमारा आदमी, अरे हम तो पड़ोसी हैं। कनेक्शन हो गया। और जैसे इमोशनल कनेक्शन हुआ फिर आप उनकी हर बात नहीं सुन रहे हैं, हाँ बोलो अच्छा लग रहा है और बोलो। दिस इज हाउ ए परसुएडर कनेक्ट्स इमोशनली टू द टारगेट ग्रुप्स और द ऑडियंस। ये 3 बातें हुई। चौथी बात है कि परसुएडर को इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए। और 5वीं बात है अट्रैक्टिव होना चाहिए। बस ये 5 बातें और एक छोटी सी बात हो रहेगी इसके बाद। इन्फ्लुएंशियल का मतलब जिसके बारे में आपको भरोसा है कि दमदार आदमी है, वो कुछ बोलेगा तो लोग सुनेंगे। कोई चवन्नी छाप आदमी बोलेगा कोई नहीं सुनेगा उसको, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात बोले कोई नहीं सुनेगा। फुर्सत है ही नहीं किसी के पास, ज्ञान चाहिए नहीं किसी को। कोई सफल आदमी बोलेगा तो लोग कहेंगे हाँ ठीक कह रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट ऑफ हिज और हर सक्सेस। इसलिए सेलिब्रिटीज को बहुत बड़े ऑफर्स मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप इतने बड़े एक्टर हैं, गुटखा बेचेंगे। वो कह रहा है यार मैं खाता तो नहीं हूँ। अरे तुम्हें कौन खाने को बोल रहा है, तुम्हें सिर्फ बोलना है कि मैं खाता हूँ। दुनिया खाएगी मरेगी, आपको सिर्फ बोलना है। क्या ठीक नहीं लग रहा, ये बड़ा गलत लग रहा है। उन्होंने कहा 10 करोड़। नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ रहे, ठीक नहीं लग रहा, 50 करोड़। अच्छा थोड़ा सा अभी भी ठीक, 100 करोड़। हाँ ठीक है कर लेते हैं। इस 100 करोड़ में से 5 करोड़ देंगे एंटी कैंसर कैंपेन को डोनेशन, एंटी गुटखा कैंपेन, एंटी कैंसर कैंपेन। जहां गुटखे से कैंसर का इलाज होता है उस हॉस्पिटल को चैरिटी मिलती है 5 करोड़ की, कि मैं भेज रहा हूं तुम ठीक करो। यही होता है कि दुनिया ऐसी चल रही है, क्या क्या करें, होता तो ऐसे ही है। तो ताकतवर आदमी है ना, जब 3 हीरो बोलेंगे, बड़े लोग ऊंची पसंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, जब ऐसे होता है। और एक आदमी सोचे ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदने गया एड में कि जब मैं छोटा था मैं सुनता था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज किया, आज मैंने वो कंपनी खरीद ली है। एक दिख रहा है माहौल जिसमें एक भारत का आदमी एक अंग्रेज से बात कर रहा है और ये कंपनी मेरी हुई, और लोग कह रहे वाह। और उसके बाद उसने खोला गुटखा, ऐसे ऐसे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद हो गया। इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, सोचो कि गुटखा खा के ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लाया, बताइए। 1-2 शेयर नहीं खरीदे, पूरी कंपनी खरीद ली। लेकिन ताकतवर आदमी कह रहा है ना, हम सबके मन में कुंठा होती है कि हम भी ताकतवर हूं, वी वांट टू बी पावरफुल। जब तक हम गरीब हैं हम बोलते हैं अमीर खराब लोग होते हैं, फिर हम अमीर हो जाते हैं नहीं ठीक होते हैं हम, ठीक, ये ठीक है, ठीक है। ये तो क्राइसिस है। हर गरीब को अमीर होना भी है, अमीरों से खुन्नस भी है उसको। उसको बेसिकली अपने गरीब होने से खुन्नस है, और कहता है कि अमीर गंदे होते हैं, मैं भी होना चाहता हूं। ये डायलेमा जिंदगी में बना रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इन्फ्लुएंशियल होने का मतलब है कि इन्फ्लुएंशियल आदमी जब कोई बात करता है तो सीधे लगता है कि भाई बात में वजन है, इंसान में वजन है, बात में वजन है, भरोसा देता है। अट्रैक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो इस जहां के तो नहीं लगते, वो किसी और जहां से आते हैं। जिस देश की एवरेज हाइट 5.5 फुट, सारे मॉडल 6 फुट के ऊपर के होते हैं। एवरेज कलर गेहूं है, सारे व्हाइट होते हैं एकदम। कहां से आते हैं इतने अट्रैक्टिव की? उसका पर्पस होता है। कभी आप गौर कीजिएगा, अगर आप अपने से बहुत ज्यादा सुंदर इंसान से बात कर रहे हो एंड यू नो दैट दिस पर्सन इज वेरी 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 मच अट्रैक्टिव देन यू, वो तो आपसे बात करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे करना क्या है। क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको देख रहे हैं, वो तो एक पक्ष है। आप दबाव में बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर में, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए हैं, और आप है ही नहीं उस समय। और एडवर्टाइजमेंट का यही पर्पस है कि ऑडियंस ऑडियंस रहे ही नहीं, वो फॉलोवर बन जाए, दिमाग लगा ही ना पाए। बहुत अट्रैक्टिव इंडिविजुअल जब एड में आता है ना, सोचो टायर के एड में एक लड़की आती है, टायर पे ऐसे खड़ी है, टायर से क्या मतलब है? टायर के एड में लड़की होनी जरूरी है, यहाँ तक कि आदमी के रेजर के एड में लड़की होना जरूरी है, क्योंकि एड वाले को पता है इनके दिमाग में क्या है, तो उसी हिसाब से उनको चकमा देना है। तो ये जो है, एक चीज हुई इन्फ्लुएंशियल, एक हुआ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब कोई फिल्मी हीरो हो, कोई सफल आदमी हो जो अच्छा दिखता भी हो, उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे कि वो एड में आए, और जो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा उसको चांसेस कम मिलेंगे। एक आखिरी बात परसुएडर के बारे में ये है कि बोलने की स्पीड तेज होनी चाहिए, क्विक स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। ये वाला पॉइंट जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसमें डिटेल में आने वाला है। अभी सिर्फ यूं समझें कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या होता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्शियस हैं कि प्रभावित नहीं होना है इससे, आप कसम खा के गए हैं कि प्रभावित नहीं होना है, और सामने कोई आ गया बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, बहुत सफल इंसान, आप अंदर से हिले हुए उसको देख के, और आपसे आइए आइए बैठिए बात करते हैं, आप कह कुछ, आप जाके बैठ के वहां जाके अंदर से आप हिले हुए कि ये मुझसे बात कर रहा है, और उसका पर्पस है आपको टिकाना है ठीक से। गुटखा बेच में आपको किसी घर फिर कह रहा कि थोड़ी इंग्लिश बोलेगा पहले जानबूझ के, वो हिंदी से प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव हिंदी में पड़ेगा, पर शुरू में इंग्लिश बोल के दिखाने की आती है मुझे इंग्लिश भी, फिर भी तेरी हैसियत के हिसाब से हिंदी बोल रहा हूँ, शुरू में असर डालना है। इन्फ्लुएंशियल में सब होता है ना,
आई नो यू आर वेरी गुड पर्सन, आई होप यू डोंट माइंड टॉकिंग टू मी। आप कहेंगे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें, भगवान है मेरे एकदम। फिर वो समझाना शुरू करेगा, आपको 15 मिनट में गुटखा खाने लग जाएंगे, कितना ही कसम खा के गए हो कि नहीं खाऊंगा, आप गुटखा खाते हुए आएंगे, 4 पैकेट जेब में लेके आएंगे और मम्मी को बताएंगे, मम्मी इसी से मैं भी खरीदूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ दिनों में। और इसमें जो एक बात ध्यान रखनी है वो है कि बोलने की स्पीड तेज होनी चाहिए। क्यों? जब कोई नेता बोल रहा होता है आप चौकन्ने हैं कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, और नेता ने बोलना शुरू किया और हर सेंटेंस में 1-2 फैक्ट्स बोलने शुरू किए, आप लगातार ध्यान दे रहे हैं, ये गलत बोला, ये सही बोला, ये गलत है, नोट करो नोट करो। उसने स्पीड बढ़ा दी बोलने की। 5-6 सेंटेंस के बाद हालत ये कि आप चौथे सेंटेंस का फैक्टर भी सोच रहे थे, 6वां सेंटेंस आ गया, आप साथ साथ चल नहीं पा रहे। 8 सेंटेंस होते तो हिम्मत छोड़ देते हैं, फिर आप साथ साथ चलते लगते हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर आप बह जाते हैं साथ साथ। Do not give adequate time to the audience to carefully understand and analyze what you are saying. If the audience has the opportunity to listen to you carefully and to examine and analyze whatever you are saying is right or wrong, you won't be able to impress him or her. For putting the right impression, you have to put this person to heuristic processing. और heuristic processing का मतलब है कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है। Attractive व्यक्ति बनाने का मतलब है कि दिमाग इसी पे लगा रहे, थॉट पे ना जाए, आइडिया पे ना जाए, इसके चेहरे पे टिका रहे। बहुत सफल व्यक्ति उसी में दिमाग रहे, आइडिया पे ना जाए, और ऐसे ऐसे आइडिया भेज देते हैं समझ नहीं आता पर बिकी जाता है। एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखा कीजिए, समझेंगे आप क्या क्या खेल होता है। जब हम आपकी उम्र में थे, मतलब 20-22 की उम्र में, तो पहली बार एक ऐड देखा हमने टीवी पे, एक क्रीम आई थी पहली बार, क्रैक, अब तो आती है, तब पहली बार आई थी। और कैसे बेचते हैं देखो, अच्छा इसको इसमें देंगे कंटेंट में, मैसेज में क्रैक बेचेंगे। मैसेज कैसा होना चाहिए? सो द सेकंड पार्ट ऑफ परसुएशन, फर्स्ट पार्ट क्या था, परसुएडर कैसा होना चाहिए, समझ में आया कैसा परसुएडर होना चाहिए, ऐसा बनना है आप सबको। जी कौन? ये परसुएडर वो है जो जनता से बात कर रहा है, नाम किसी का ले बीच बीच में अलग बात है, चाहे भगवान का नाम ले किसी का नाम ले, जो बोल रहा है ना वो परसुएडर है, ठीक है। वो कंटेंट में लेंगे। अच्छा परसुएडर क्या करता है, बहुत सारी कहानियां वानियां, बहुत सारे माइथोलॉजी उन सब का इस्तेमाल करता है। अब आइए सेकंड पार्ट, मैसेज कैसा होना चाहिए। मैसेज मींस व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, वो क्या चीज है, वो कैसा होना चाहिए। नंबर 1, इट हैज टू बी स्ट्रांगली इमोशनल, स्ट्रांगली इमोशनल। हमेशा ध्यान रखना है, कॉग्निटिव मैसेज कभी नहीं बिकता मदर में, कोई नहीं सीखेगा कॉग्निटिव मैसेज। इलेक्शन स्पीच में आप कहें कि हम आपको डेटा बता रहे हैं, उड़ीसा में इतनी गरीबी थी, अब इतने परसेंट है, उसका जीडीपी इतना हो गया है, एनडीपी इतना है, एनएनपी एफसी इतना हो गया है, लोग 5 मिनट होते होते उबासी लाना शुरू कर देंगे, कहेंगे इसमें मजा नहीं आ रहा, इस पॉलिटिशियन में मजा नहीं आता है, जबकि आप ठीक बात करें। फिर कोई आके इमोशनल बातें करेगा, जनता पकड़ा जाएगी। इमोशनल बातों से ही आप परसुएट कर पाएंगे, डोंट बी टू कॉग्निटिव इन योर परसुएसिव कम्युनिकेशन, ये पहली चीज है। और स्ट्रांगली इमोशनल कैसा, सबसे अच्छा माना जाता है डर पैदा कर दो, फियर। स्टार्ट विद फियर एंड एंड एट ए सॉल्यूशन, इससे अच्छा कोई मैसेज दुनिया में नहीं होता है। जब भी किसी को दिमाग घुमाना हो, ये फार्मूला है, ठीक से नोट कर लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। फियर एंड एट द एंड गिव द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन वही जो आप चाह रहे थे। तो मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट बताता हूँ, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। किसी का हो, इसका हो, उसका में क्या मतलब है ना, हमें कौन सा मणिचंद खाना है, हम तो वैसे नाम ले रहे हैं समझने के लिए, कहानी समझने के लिए क्या होता है। ये एड देखिए, फिर बताइए कि इसका असर कितना गहरा होगा। एक औरत अपने घर में घुसी जिसकी उम्र है करीब 35 साल। घर में घुसते ही उसने अपने पति का नाम बोला, कुछ भी नाम सोच लीजिए, राकेश सोच लो, संजीव सोच लो, प्रथम सोच लो, कुछ भी सोच लो, कुछ नाम बोला उसने। बोली राकेश, कोई आवाज नहीं आई, उसको लगा कहीं बैठा होगा। फिर गाना गाते घुसे, फिर करी राकेश, फिर आवाज नहीं आई। उसे लगा ऐसा कैसे हो रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, मालिक की आवाज और जवाब नहीं आ रहा है। तो दूसरे कमरे में बोली राकेश, जोर से बोली, फिर जवाब नहीं आया। अब उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई। 2-3 कमरे में कहीं नहीं मिला राकेश। फिर पीछे जाके देखा, आंगन में एक कुर्सी पर राकेश जी बैठे हुए हैं। ये यहाँ से गई है, राकेश जी का मुंह उस तरफ है, सामने नहीं है, उस तरफ है, और ऐसे है है ना, गर्दन ऐसे है। इसके हाथ में कुछ है, वो गिर गया हाथ से नीचे, आवाज टक से टूटने की, चकनाचूर हो गया। वो इमोशन से खेल रहे हैं कि चकनाचूर हुआ कब, लेकिन आपका दिल चकनाचूर हुआ साथ साथ। अब वो दबे पाँव गई उसके पास, उसको यूं हिला के देखा, उसकी नानी मर गई, उसको लगा कि गए। हिलाया तो वो अचानक हिला से बोले, अरे यार नींद आ गई थी। फिर पति ने पति को ठीक से पीटा 5-6 बार, और फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ आया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। क्या पता सच में ऐसा हो जाए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और सिंदूर की रेखा। वो ऐड देख के बहुत औरतों ने अपने पति से कहा, एजी इंश्योरेंस करवा लो। पति बोला क्यों, मैं मर रहा हूं क्या। अब वो कैसे बोले कि हो तो सकता ही है, हो तो सकता है, किसका पक्का है। शुरू करना है किससे, फियर से, और खत्म करना सॉल्यूशन पे। भाई और बहनों, देश बर्बाद हो गया तो मेरी चिंता नहीं है, मैं तो फ्री हो जाऊंगा, आप देख लो, देश का सवाल है। आप कहोगे तो मैं तो हूं ही, लेकिन देख लो, फियर सॉल्यूशन। अगर अब भी ना जागे तो माइनॉरिटी बन जाओगे, देख लो, बचना है।
फियर सोल्यूशन, सारा खेल फियर सोल्यूशन का है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही क्योंकि उसका रंग सांवला है, फिर क्रीम उड़ती हुई फेयर एंड लवली 7 दिन के मीटर के साथ। फिर जो लड़की एमबीए है, इंजीनियर है, शादी हो ही नहीं रही है, 7 दिन क्रीम लगाई, रोज त्वचा का रंग बदला, 7th डे शादी हो गई उसकी। डर सोल्यूशन, शादी नहीं हो रही क्रीम लगाओ कितना आसान है, शादी नहीं हो रही क्रीम लगा लो, सिंपल। तो स्ट्रांग हो, इमोशनल हो फियर के साथ, और फियर नहीं, ये फियर क्या, लस्ट भी हो सकता है, डिजायर हो सकती है। फियर, लस्ट, डिजायर, कुछ ना कुछ ऐसा जो वीकनेस हो ऑडियंस की, द वीकनेस ऑफ द ऑडियंस हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड दैट हैज टू बी यूज्ड एज ए वेपन अगेंस्ट हिम और हर। तो फुकरे किस्म के लोगों के लिए कौन सा होता है, परफ्यूम का होता है। उनकी जिंदगी में कोई है ही नहीं, परेशान है, पूरा शहर में आप लिए कोई मिलता ही नहीं उनको, मतलब उनके फोन में टिंडर भी काम नहीं करता, वो दाईं तरफ करके थक जाते, सामने से बायां हो जाता है बार बार। तो फिर वो थक के टीवी देखते, फिर उसमें एक ऐड आता है कि एक आदमी है, मोटा सा भद्दा सा, वो देख रहा है, कोई उसको पूछे नहीं रहा, इतने में एक आदमी आया, 3 लड़कियां भागी भागी उसके पास गई, उसे लगा अच्छा, तो उसने पता किया, तो पता लगा वो एक खास परफ्यूम लगाता है। नेक्स्ट डे ये परफ्यूम लगा के आ गया, वो तीनों भागी भागी इसके पास आ गई, और फिर आया आप भी लगाइए। अब जितने लोग लस्ट वाले हैं, सब बोल रहे अच्छा आज समझ में आया क्या मामला है, एंड नाउ दे विल परचेज द परफ्यूम, और परफ्यूम लगा लगा के घूमेंगे, होना कुछ है नहीं उससे। लोग बल्कि कहेंगे तुम इससे अच्छा नहीं लिया करो भाई, बदबू के ऊपर परफ्यूम से और खराब स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता है। पर पर्पस क्या था, पर्पस था इसकी हेल्प करना कि परफ्यूम बेचना, परफ्यूम बिक गया। So about the content, about the message, you have to always remember that the message has to be strongly emotional. So whenever you are persuading someone, थोड़ा सा डरा दो उसको, फिर धीरे धीरे सोल्यूशन बताओ, और सोल्यूशन वही जो आप चाहते हैं कि उसका रास्ता निकले। एनीवेज, दूसरी बात है कि जो मैसेज है इट शुड बी क्लियर, लेकिन तीसरी बात है इट शुड बी इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट। आप सोचेंगे ये क्या बात है, तो गूगली लग रही है। इट हैज टू बी क्लियर बट इट हैज टू बी इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट, एंड ऑल्सो बोथ एस्पेक्ट्स शुड बी कवर्ड, बोथ एस्पेक्ट्स शुड बी कवर्ड। अब इन तीनों बातों को एक साथ हम समझ पाएंगे क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। क्या मतलब है, क्लियर हो, दोनों एस्पेक्ट्स हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज के मामले में और आपने सीधे सीधे उसको बोल दिया, तो रिएक्टेंस पैदा हो जाएगी। इफ यू डू नॉट वांट रिएक्टेंस टू डेवलप इन दैट पर्सन, यू आर नेवर सपोज्ड टू से डायरेक्टली व्हाट डू यू इंटेंड, और यू वांट टू कन्वर्ट हिज माइंड, यू वांट टू कन्वर्ट हिज एटीट्यूड्स, ये बात सामने नहीं आनी चाहिए। दैट इज व्हाई द मैसेज हैज टू बी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। किसी बच्चे को बोलना है शादी के लिए, भाई देख लो यार कितनी उम्र है तुम्हारी, उसने कहा जी मेरी 29 है, कहना नहीं चाहिए, दोस्त की तरह से कह रहा हूँ, शादी कर लो, देर हो जाएगी, बाद में पछताओगे यार, बाकी लाइफ तुम्हारी है, फैसला खुद कर लो, हम होते तुम्हारी जगह कर लेते, बाकी जिंदगी तुम्हारी है, पैर तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, जो करना कर लो, और अब से इस बारे में बात नहीं करेंगे हम, तुम्हें जो करना कर लो। सीधे कुछ बोलना नहीं है, फटना नहीं है, हिंट केवल करना है, लेकिन क्लियर है, मैसेज क्लियर भी एकदम। और सबसे अच्छा क्या है, दोनों एस्पेक्ट्स बताइए, सो दैट द पर्सन बीइंग परसुएडेड फील्स दैट ही हैज द ऑटोनॉमी। और वो आपसे कह रहा है अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर मैं शादी ना ही करूं जिंदगी भर तो कोई दिक्कत है क्या? आपने ना कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, मोदी जी को देखो, ममता जी को देखो, योगी जी को, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे उसको भरोसा दिला कि हाँ ठीक बात कर रहा है। तो ये जरूर है कि बाद में दिक्कत आती है थोड़ी सी, आदमी अकेला हो जाता है, और मेल लोनलीनेस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट फीमेल लोनलीनेस, साइकोलॉजी में ऐसी रिसर्चेस हैं, एंड दैट इज व्हाई द सुसाइड्स इन मेल्स आर मोर देन द सुसाइड्स इन द फीमेल्स। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो अपने हिसाब से। तो कह रहे अच्छा और शादी का फायदा क्या? फायदा तो ये है, ये है, ये है, देख लो, बस बराबर नहीं करना है, फायदे 2 ज्यादा बताने हैं, नुकसान 2 कम रखने हैं, दोनों साइड्स बतानी है ईमानदारी से, बस प्रपोर्शन इतना डिफरेंट रखो कि मैसेज क्लियर हो और इनडायरेक्ट भी हो। डोंट से डायरेक्टली टेल द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द चॉइस you want to throw upon this person, but the proportion of the merits has to be little more than the proportion of the demerits, and this should be clearly depicted or clearly sent that which is the better choice. अगर आप इतना माइन्यूट तरीके से बात कर लेते हैं तो 99% केसेस में you will be able to sell the idea or you will be able to convince the person who is sitting in front of you. समझ रहे हो? आज ही घर जाके ट्राई करना है अपने रूममेट पे, आज रूममेट की शादी करवा के आओ, देखते करवा पाते नहीं करवा पाते हो, है ना? मंडे को बताना कि करवा पाए नहीं करवा पाए। चलिए, तीसरा है ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में बस ये ध्यान रखना कि 3 तरह के ऑडियंस से सिर नहीं फोड़ना अपना, किसी भी ऑडियंस को टारगेट करो, 3 तरह के ऑडियंस पे सिर नहीं फोड़ना है भूल के भी। नंबर 1, द वंस हु आर एग्रेसिव और डोमिनेंट। सेकंड, द वंस हु आर सीनियर सिटीजन्स, और हमारे दोस्त की भाषा में बुढ़ा बुद्धि हूं, हमारे दोस्त कहां बैठे हैं बुढ़ा बुद्धि वाले? अच्छा वो बैठे, अच्छा ऊपर, अच्छा ऊपर कह रहे ऊपर ऐसे ऐसे नहीं बोलते यार, बोलो कि ऊपर क्लासरूम में बैठे हैं, हमारा इशारा तो ज्यादा ऊपर की तरफ लग रहा था। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना है। और तीसरा है द पीपल विद वेरी हाई सेल्फ एस्टीम, द पीपल विद वेरी हाई सेल्फ एस्टीम दे आर टू बी अवॉइडेड इन द प्रोसेस ऑफ परसुएशन। इन तीनों का मतलब क्या होता है? नंबर 1, जो बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं उनको परसुएट करने जाएंगे वो आपको खा जाएंगे। आप कहेंगे सर एक क्रेडिट कार्ड आया मार्केट में नया, तो बोलेंगे तो
सर मैं चाहता हूँ अपने, तू कौन बताने वाला मुझे, सर सुन तो लीजिए, क्यों सुन लूँ, मैं पागल हूँ, सुन लूँ, आगे कहीं से उठ के भाग यहाँ से। तो जैसे ही आपको लगे कि आदमी उस तरह का, उसका सिर मत फोड़ना अपना आ जाके। और कुछ तो इतने मजेदार होते हैं ना, वो 1 घंटा भी खराब करेंगे और बाद में बेइज्जती करके भेजेंगे। सो द पीपल हु आर वेरी एग्रेसिव, उनको ट्राई नहीं करना है, बाकी को ट्राई करना है। कौन? अगर परसुएट करने वाला एग्रेसिव है, उसको अपना रोजगार बदल लेना चाहिए, वो चल नहीं पाएगा इसमें। एग्रेसिव पीपल कैन नेवर बी गुड परसुएटर्स, नेवर। बहुत कूल काम कंपोज होना पड़ता है, सामने वाला 4 गंदे सवाल पूछेगा, शांत रहना पड़ता है, तब प्रोसेस पूरा होता है। अगर सामने वाले ने कहा क्यों मानूं, अच्छा नहीं मानेगा मैं, और आपने निकाला जूता बाहर, फिर पता लगा दोनों दो जोड़ी जूते लेकर घर गए, उससे क्या होगा? उससे ज्यादा बात बनती है। द परसुएडर हैज टू बी वेरी कंपोज्ड एंड कूल पर्सन। ठीक। तीसरा है हाई सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब जिनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, एग्रेसिव भले ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नार्सिसिज्म हैज ए लॉट टू डू विद द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, जबकि है नहीं। कुछ को लगता है कि वो बहुत खराब है, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई एम एंड व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ इज माई सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, एंड व्हाट आई एम इज रियल माई सेल्फ। कुछ लोग हैं जिनका सेल्फ का कंसेप्ट वैसा ही है जैसे वो है, एट पार। कुछ लोग हैं कमजोर, बट समहाउ दे हैव ए बिलीफ दैट दे आर ग्रेट पीपल, उनका सेल्फ एस्टीम का लेवल बहुत हाई रहता है। एंड देयर आर सम पीपल हु आर वंडरफुल पीपल, बट समहाउ दे फील दे आर इंफीरियर, so they are underconfident although they have good level of abilities. The ones with self esteem, high self esteem, which means the people who believe they are great people, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग स्तर का होता है, एंड यू वोंट बी एबल टू डिफीट देम। आप कहेंगे मैं चाहता हूं आप इंश्योरेंस खरीदें, कहेंगे आधा घंटा बात करते हैं, सब बैठिए। What is the philosophy of insurance? You know, insurance in India came in this year. There were 4 companies, and the philosophy was this and this and आधा घंटा ज्ञान आपको दिया। फिर आपने कहा सर मैं कह रहा था कि आप इंश्योरेंस, ओके सर, यू नो सर हैज कम फ्रॉम इंग्लैंड। सर एक उपाधि है, एक टाइटल है, which was given to these people, that people। खाली बैठे हैं जी भाई साहब, 2 घंटे समय गुजारेंगे अपना, उसे बोलेंगे यू ट्राइड गुड, नाउ गो टू समवन एल्स, नाउ माय टाइम इज ओवर। तो जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई अपने बारे में, उनसे बचना है, उनको परसुएट आंसर नहीं कर पाएंगे। टाइम मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मामला है, तो उन पर अपनी एनर्जी कम लगानी चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हाट इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। इसमें सबसे पहले बोलते हैं द बेस्ट मेथड इज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट मेथड। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, फोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, उस सबसे वो बात नहीं बनती है जो बात सामने बैठ के बनती है। तो ट्राई करना है कि जब भी परसुएट करो सामने बैठ के करो, बट नॉट इन एवरी केस। जहां खतरा ज्यादा हो वहां फेस टू फेस नहीं। अगर पेरेंट्स को कुछ ऐसा कहना हो कि जूता पड़ सकता है, नेवर फेस टू फेस। तब लिखनी है चिट्ठी, कागज पे बढ़िया सी लंबी से समझा के, एक दो दोस्तों से प्रूफ रीडिंग करवा के ठीक से, इमोशन से भरी हुई चिट्ठी, और वो भेज देनी है, क्योंकि वो चाह के भी पीट नहीं सकते आपको। चिट्ठी है, पढ़ेंगे, गुस्सा आएगा, ऐसे करके फेंक देंगे, 2 घंटे बाद फिर खोल के पढ़ेंगे, और 3 4 6 8 बार पढ़ के फिर पढ़ाएंगे आपकी मम्मी को, ए तू भी पढ़ ले क्या लिखा है तेरे बेटे ने। फिर दोनों पढ़ के बात कर रहे हैं, छोरा हाथ से निकल गया। फिर 2 घंटे मम्मी बोलेगी पर ठीक है, जिंदगी तो छोरे की है, क्या हो गया। फिर बाप बोलेगा है तो छोरे की, पर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा गांव को। फिर माँ बोलेगी सुबह, गांव ने कौन सा तुम्हारा ध्यान रखा कभी, और छोरे का मन ने कोई बात नहीं, क्या हो गया, छोरा तुम्हारा ही है, क्या हो गया। 3 4 दिन होते होते दोनों बांसुरी बजाने लग जाएंगे। फिर जाना है फेस टू फेस, तब रिस्क नहीं। बट व्हेन यू आर परसुएडिंग फॉर नॉर्मल सिचुएशंस, देन डायरेक्ट फेस टू फेस परसुएशन इज द बेस्ट परसुएशन, और उसमें भी ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड मींस इफ यू आर परसुएडिंग मे बी 10 15 पीपल टुगेदर, जनरली दिस इज ए बेटर मेथड। कभी कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे आपको पता है कि बहुत रिस्की प्रपोजिशन है, सो परसुएड वन पर्सन इन द बिगिनिंग हु इज द सॉफ्ट टारगेट। जैसे मामला फंसे, पहले मम्मी के पास जाओ, मम्मी को 10 मिनट में वशीभूत किया, हिप्नोटाइज किया, तुम्हारा बच्चा है, बताओ तुम्हारा बच्चा मरने वाला है, ये यही होती है माँ, बात करो अपने पति से। तो पहले मम्मी को अपने चंगुल में लेना है, फिर मम्मी 2 3 दिन में करेगी अपने तरीके से जो करेगी, फिर आपको जाना है। बट नॉर्मली फेस टू फेस एंड ग्रुप मेथड, जितने 10 15 सबको बुला लो सामने, सब आ जाओ, आ जाओ। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपको जो ऑब्जेक्शन है मुझे बताओ, आई विल आंसर। आज मामला खत्म करके उठेंगे, कॉन्फिडेंस से कह लेता हूं। 15 लोग बैठे, आपने बात रखी अपनी, 3 4 लोग सवाल पूछेंगे, बी कॉन्फिडेंट एंड रिप्लाई टू देम कंफर्टेबली, पीसफुली, एंड लेट देम डिस्कस। इफ यू हैव द पॉइंट्स विद यू, इफ यू हैव द आर्गुमेंट्स विद यू, अल्टीमेटली 15 लोग हैं तो और अच्छा है आपके लिए, उनमें से 2 कन्विंस होंगे, बाकी तेरे अपने आप हो जाएंगे। And if they are able to talk to each other, they will collectively be convinced or persuaded in one shot. So face-to-face contact with a group, and the group in which interaction method is taken, it's not one-way communication, interaction method is taken, that is the best form of communication, and all the researches indicate towards this method to be the best method for any kind of persuasion. These are the basic things about the persuasion which in the early method psychologists used to say. We have 8 minutes remaining, and 8 minutes are enough to complete the second part of this topic. Yes. अभी आएंगे, उन पाएंगे, अभी वाजपेयी जी पे आते हैं, अभी आ रहे हैं वाजपेयी जी पे आ रहे। द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस क्लास इज द सेकंड अप्रोच टू व्हाट, हाँ, कंटेम्परेरी अप्रोच या कॉग्निटिव अप्रोच, एक ही बात है। हम सिर्फ 8 मिनट में छोड़ देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ परसुएशन।
कि जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ना चाह रहे उन्हें परसुएट कर करके रोक रोक के पढ़ा रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ परसुएशन. बस 8 मिनट कह के आधा घंटा पढ़ा दूं पता नहीं चलेगा आपको देखना. ठीक है, चलो जल्दी खत्म करते हैं. कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती है? इन द रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ माइंड. हाउ डज इट अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसुएशन. अब उससे फोकस है. तो मानते हैं कि दो तरह के प्रोसेसिंग मोड्स हैं. एक वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग which we discussed yesterday probably or day before yesterday, and the second type is heuristic processing. Heuristic processing. Systematic processing को central route भी कहते हैं. So this is the central route और इसको peripheral route कहने का रिवाज भी साइकोलॉजी में है. So what does it mean? मैंने कल आपको हिंट कर दिया था भाई बात 2 मिनट की. बस एक समझेंगे कैसे हम मोड शिफ्ट करते हैं. सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब है जब मैं बहुत केयरफुल होकर सुन रहा हूं. आप कुछ भी कहेंगे मैं ध्यान से सुनूंगा, चेक करूंगा, सवाल पूछूंगा. दिस इज सिस्टमैटिक मोड. जनरली व्हेन सिटिंग इन द क्लास यू आर इन द सिस्टमैटिक मोड. बीच बीच में मोड चेंज होता रहता है. झपकी आ गई उसमें चले गए, नींद खुली वापस उसमें आ गए, दोस्तों से बात होने लगी उसमें चले गए, फिर ध्यान दिया इसमें आ गए. बट नॉर्मली व्हेन यू आर अटेंटिव इन द क्लासरूम और एनीवेयर एल्स यू आर इन द सिस्टमैटिक मोड. और जब आप अटेंटिव नहीं है, जब आप इस मूड में कि ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ही है, छोड़ो ना, ठीक है ठीक ही है, हाँ ओके 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 फाइन 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 फाइन, यस 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 यू आर राइट राइट राइट. जब इस मोड में है इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मोड. आप एनर्जी बताना चाह रहे हैं. सो दिस इज एनर्जी सेविंग मोड. एनर्जी सेविंग मोड. और इसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है. तो साइकोलॉजी ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर आप किसी को परसुएट करना चाहें तो उसको सिस्टमैटिक मोड में बताने दो, क्योंकि सिस्टमैटिक मोड में बहुत सवाल पूछेगा. आप कहेंगे ये वाली कार खरीद लो, 4 सवाल पूछेगा. सीधे बोलो इस कार में टॉर्क कितना है, अब उसको टॉर्क पता ही नहीं. और इस तरह से बोलो कि पता ही होगा, आप तो जानते हैं पढ़े लिखे से टॉर्क कितना है. अब वो पूछ नहीं पाएगा. हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ. 3 और वर्ड्स बोलो भारी भारी. फिर अच्छा अच्छा ये भी समझ आता है. अच्छा बीएचपी है, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 4x4 है, अच्छा अच्छा, और इसका इंजन V8 है, अच्छा अच्छा अच्छा. तो सर इसका कोई कंपैरिजन है नहीं किसी और कार से. क्या बात करें, V8 के सामने कहां टिकता CDR आई. अच्छा अच्छा. ऐसे आदमी बहुत जल्दी अपने हथियार छोड़ देता है. सो इन द वर्ड ऑफ परसुएशन द पर्पस द टारगेट इज टू पुट द पर्सन इन द ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मोड. ह्यूरिस्टिक मोड का मतलब अब वो इस मोड में आ गया. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, हाँ ठीक है. तो इसका तरीका क्या है? जब पापा रिपोर्ट कार्ड देखें आपकी, उनको ह्यूरिस्टिक मोड में ले आना है. कई बच्चे पूछते हैं, पापा पूछते हैं बेटा रिजल्ट आ गया. हाँ पापा आ गया, सारा स्कूल फेल है पापा. पापा कह रहे हैं अरे स्कूल छोड़ो, पापा प्रिंसिपल का बेटा भी फेल हो गया. अरे बेटा मुझे उससे क्या मतलब है, तुम्हारी क्लास में मतलब क्या पापा लगभग सारे फेल हो गए. पापा अरे तेरा क्या है, तो पापा मैं कोई खास हूँ क्या. सारे फेल हो गए, मैं फेल हो गया. तो उससे पहले माहौल बनाया ना इस तरह से. तो पर्पस क्या, ह्यूरिस्टिक मोड में ले जाओ और फिर जाकर बोलो. इफ यू वांट टू पुट इन ह्यूरिस्टिक मोड, नंबर 1 स्पीड हैज टू बी हाई. इतना तेज स्पीड में बोलो कि सुनाई तो दे, समझ भी आए, और दिमाग ना चला पाए. अगर चेक करना चाहिए तो पहला सेंटेंस चेक करते करते छटा जाना चाहिए. अब उसको पहला पकड़ू, दूसरा पकड़ू, छठे में चलूं साथ साथ, फिर सब छोड़ के साथ में चलना शुरू कर देता है. तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनना है. वो बहुत स्लो बोलते थे. भाई और बहनों सो गए, सब वेट कर रहे हैं कि भैया क्या होगा इसके बाद. 6 सेकंड के बाद फिर नींद खुली. बोले हमें भारत को, फिर 6 सेकंड, और बीच में आ गया वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा. ऐड बीच में पड़ते थे, ये भी बीच में झटकी मार रहे हैं. तो जहां आपने टाइम दिया लोग चौकन्ने हो जाएंगे, आपको टाइम देना नहीं. दूसरा, जब कोई ज्यादा हीरो बने सामने, 4 टेक्निकल वर्ड्स मार दो उसके मुंह पे. टेक्निकल वर्ड्स. आजकल लोग डॉक्टर से मिलते हैं हीरो बनते हैं बहुत ज्यादा, कि डॉक्टर साहब मुझे जो हुआ है ना मैंने गूगल पर सर्च तो कर लिया, वैसे फिर भी आपसे मिलने आ गया हूँ. हाँ तो क्या करूं, मैं ये खा लूं, एमोक्सिसिलिन खा लूं क्या. डॉक्टर वाह क्या बात है. फिर डॉक्टर 4-5 और भारी वर्ड बोलता है. बेसिकली आपके एमनियोसेंटेसिस में प्रॉब्लम है. ठीक है, अच्छा ये क्या होता है. जब तक गूगल पर निकालेगा 4 हो जाएगा वर्ड्स ऊपर से. बस भारी भारी शब्द 8 बोलो. 8 शब्द के बाद पेशेंट सोचता है इसको बहुत आता है, तुमको भाई होमोसेपियंस हो गया है, और ठीक नहीं किया तो नियंडरथल हो जाएगा तुम्हारा. कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स बोलो, तुम्हारे मदरबोर्ड में दिक्कत है और आईसी ठीक करनी पड़ेगी तुम्हारी. सर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट तुम्हारा ठीक नहीं है. कुछ टेक्निकल वर्ड्स, पेशेंट का पढ़ाई लिखाई का लेवल देख के 4 टेक्निकल वर्ड्स बोले, वो चला गया यहाँ से खटाक से फिसल के यार कि सर भगवान आप बताइए क्या खाऊं, सफेद वाली गोली खाऊं क्या वाली खाऊं. अभी क्या बोला था, एमोक्सिसिलिन खा लूं क्या. अब सफेद हरी पे आ गया 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसको अपनी पता है, वो तो बताइए. तीसरा, जब कोई ना मान रहा हो, कुछ अच्छे थिंकर साइंटिस्ट का नाम कोट करो बीच बीच में. कुछ साइंटिस्ट थिंकर्स, इनकी कोटेशंस यूज करो. तो भारी भरकम नाम बोलना है. आपको पता कि आइंस्टीन की थ्योरी के खिलाफ श्रोडिंगर ने क्या स्टेटमेंट दी है. श्रोडिंगर बीइंग अ जर्मन साइंटिस्ट बिलीव्स इन इंडियन अद्वैत वेदांत एंड सिस तत्वमसि, यू नो, एंड ही बिलोंग्स टू क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स इज द फिजिक्स व्हिच आइंस्टीन कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड दिस पर्सन. ये मैंने बात सही बोली है, मैंने बात गलत नहीं बोली है. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाला अपने हथियार छोड़ देता है कि यार ना भैया इससे पंगा मुझे ले सकते हैं. तो अपनी नॉलेज का ऐसा यूज करना है, उसको थोपना है. और जैसे ही आप ये सब करेंगे तो आदमी कहाँ से फिसल के आ जाएगा, यहाँ से फिसल के यहाँ आ जाएगा. फिर वो इस मुद्रा में आ जाता है कि जो हुक्म मेरे आका, कौन सा साबुन खरीदना मेरे आका बताइए. और फिर आप उसको जो आइडिया देंगे वो उस आइडिया को बाई कर लेगा, आपसे ले लेगा. बच्चा तो थोड़ा और भी है वैसे,
है, वो तो आप डिजर्व नहीं करते भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। एक सॉरी होता है जो दिल से आता है, एक आता है जो खाली मुंह पे है, दिल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। चलिए, तो कल परसों आपका ब्रेक है, मंडे को हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।